तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। चलो, तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है, सेकंड पार्ट है। पिछले संडे को प्रैक्टिस सेट नहीं आ पाया था कुछ कारण की वजह से, इसलिए मैंने इस संडे को मैंने 100% आपसे बोला था कि हर संडे को आया करेगा, लेकिन पिछले संडे को कुछ टेक्निकल एरर हुई और फिर मैं भी कुछ थोड़ा सा बिजी था, इस वजह से नहीं आ पाया था। लेकिन अब आपको हर एक संडे को आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। संडे को आप लोग तैयार रहा करें और बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितने बजे आता है, आप सबको पता है, रात के 9 बजे आता है। पेन कॉपी लेकर के आप लोग तैयार रहा करें। प्रैक्टिस सेट आपको एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन इसमें मिलेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जैसे कि एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज ऐसे उठा के मैं लेके आता हूं, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहेगी। बाकी के जिनका टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है वो जाकर के प्ले लिस्ट में जाएँ और अपना टॉपिक को कंप्लीट करते रहें। बाकी के उसमें भी हमने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन किए हैं और जो भी लास्ट टॉपिक उसका होता है वो लास्ट टॉपिक जो लास्ट टॉपिक का मतलब है कि लास्ट वाली जो वीडियो होती है उसमें वो लास्ट वाली वीडियो आपको बेहतरीन तरीके से आपको क्वेश्चंस करवा जाते हैं कि जितना भी निचोड़ होता है उसका देखा जाए कि पूरा टॉपिक का जो निचोड़ होता है वो लास्ट वाली वीडियो में आपको मिलेगा। और ये प्रैक्टिस सेट आपका चल ही रहा है, हर संडे को आपको मिलेगा। क्लियर है? अच्छा, और आप लोग पेन कॉपी लेकर के तैयार रहा करें और टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन हम तैयार करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अभी आने वाला है। पेन कॉपी लेकर के तैयार बैठे, मैं आपको हर बार बोल रहा हूँ। जब तक आप पेन कॉपी लेकर के नहीं बैठेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा हम क्वेश्चन में कर क्या रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा मूवी नहीं देखना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर है? चलो, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा स्क्रीन पर। चलो पढ़िए क्वेश्चन को और सॉल्व करो इसको। क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का योग 52 वर्ष है। पिता और पुत्री का जो पुत्र का दिया हुआ है जो उसका जो वर्तमान आयु का योग दे रखा है 52 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु और पुत्र की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 5:1। मतलब ये बोला गया है कि उसकी आयु 5 गुनी है, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? ठीक है, हमसे पूछा गया है कि उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। क्लियर है? अच्छा, अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो। क्वेश्चन में क्या बोला गया? क्वेश्चन को आप केवल ध्यान से पढ़ो। अगर क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ लिया ना तो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपके हाथ में उंगलियों पे डांस करेगा। क्वेश्चन, बच्चों की यही प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते। आपको क्वेश्चन ध्यान में पढ़ना है। अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, तो क्वेश्चन करने में आपको सॉल्यूशन देने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्लियर? देखो दोबारा से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला गया है कि पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का योग 52 वर्ष है। देखो पिता क्या दिया हुआ है? पिता की और पुत्र की जो आयु का योग है वो कितना है? 52 वर्ष दिया हुआ है। हमसे जो बोला गया है वो करेंगे। क्लियर? अच्छा, आगे बोला गया है कि 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। तो 4 वर्ष बाद, तो हम ये देख लेते हैं कि 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग कितना होगा। तो 4 वर्ष बाद पिता भी बढ़ेगा और 4 वर्ष पुत्र भी बढ़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं? 4 वर्ष पिता भी बढ़ेगा, 4 वर्ष बाद इनका योग कितना होगा वो देखो। तो 4 वर्ष पिता भी बढ़ेगा और 4 वर्ष पुत्र भी बढ़ेगा, तो टोटल इनका योग कितना हो जाएगा? 4 4 8 कितना हो जाएगा? 60 वर्ष हो जाएगा 4 वर्ष बाद पिता का और पुत्र का। और इसी का मुझे रेशियो दिया हुआ है। क्या है? रेशियो दिया हुआ है। रेशियो का मतलब है कि उसने जो बोला है जो पिता है वो अपने पुत्र से 4 साल बाद, मतलब 4 साल बाद के बाद का जो अनुपात दिया वो क्या है कि उसकी जो पुत्र की आयु है और पिता की आयु जो दे रखी है वो 5 गुनी है। तो पुत्र की आयु कितनी होगी? 1 मान लेते हैं, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, क्योंकि 5 गुना बोल रखा है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 4 वर्ष बाद जो पिता और पुत्र की आयु है वो पुत्र से 5 गुनी हो जाएगी। तो देखो 1 गुनी ये है तो 5 गुनी पुत्र कौन हो गया? पिता हो गया। और पुत्र क्या हो गया? 1 हो गया। क्लियर? अच्छा, इनका योग कितना दिया हुआ है? 6 हो जाएगा। इनका योग कितना है? 6 है। और इसी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 60 दे रखी है। ये 4 वर्ष बाद का ही तो योग है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। तो ये जो 4 वर्ष बाद का है, 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। और पुत्र कितना हो जाएगा? 10 वर्ष का हो जाएगा। क्लियर है? पिता कितना हो जाएगा? 50 वर्ष का हो जाएगा और पुत्र 10 वर्ष का आएगा। हमसे पूछा गया है कि इनकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो वर्तमान आयु का मतलब 4 वर्ष पहले पहुंच जाओ, तो -4 इसमें कर दो, इसमें भी 4 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 46 वर्ष का हो जाएगा।
और पुत्र कितना का हो जाएगा, 6 वर्ष का हो जाएगा। बस खत्म बात, इतनी सी बात थी इसमें। क्या बोला गया था कि पिता और पुत्र का योग दे रखा 52 वर्ष, 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद दोनों का योग कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि 4-4 साल दोनों बढ़ेंगे। उसके बाद बोला गया जो पिता है वो पुत्र से 5 गुना हो जाएगा, तो 5 गुना हो गया, 1 गुना ये है तो 5 गुना ये हो गया। दोनों का योग कितना है, 6, तो 6 की वैल्यू 60 हो गई, 1 की वैल्यू 10 निकल गई, तो 1 की वैल्यू 10 निकल गई, तो पिता कितने का हो जाए, 50 का हो गया, पुत्र हो गया 10 का हो गया। अब ये क्या है, ये 4 वर्ष बाद का है, हमें क्या निकालना है, वर्तमान निकालना है। तो बाद अगर पहुंच जाता है तो हमें पहले निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो पहले निकालने के लिए 4 माइनस कर दिया, दोनों में कितना हो गया, ये 46 वर्ष का हो गया और ये 6 वर्ष का हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं, आया समझ में। तो हमसे पूछा क्या था कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी पूछी गई थी, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष हो जाएगी। हमसे जो पूछा जाए हम वो कर लेंगे। आया समझ में कि नहीं। ये पिता का पूछा तो पिता 46 वर्ष का हो जाता। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो करो इसको, क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को करो इसको कमेंट दो फटाफट से आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। मैं हर बार आपको बोलता हूं कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको बेटर समझ में आएगा क्वेश्चन, और जैसे ही क्वेश्चन समझ में आएगा तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने में और आसानी होगी। क्लियर। पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या बोला गया है देखो। बोला गया है एक साइकिल को 20% लाभ पर बी को बेच देता है। ए है वो 20% लाभ पर क्या देता है, बी को बेच देता है। कोई एक साइकिल है 20% लाभ पर बी को बेच रहा है। क्लियर। अच्छा आगे देखते हैं। और बोला है कि वह इस साइकिल को 25% लाभ पर सी को बेच देता है, तो सी उसको 225 रुपए का भुगतान करता है। सी इसका क्या कर रहा है, 225 रुपए का भुगतान कर रहा है। तो बोला गया है कि ए ने उसको कितने रुपए में खरीदा था, मतलब उसका लागत मूल्य पूछा है, तो मतलब ए की वैल्यू पूछी कि ए ने उसमें कितने में खरीदा था उसको। देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको ये पता है कि 25% का लाभ होगा तो 125 आएगा, लेकिन कंफ्यूजन ये होती है बच्चों को कि 100 ऊपर आएगा या 125 नीचे आएगा, या 125 ऊपर आएगा या 100 नीचे आएगा, ये कंफ्यूजन होती है। अच्छा अब आप देखो, सबसे पहले आप ये देखो कि हमें मिला क्या है। तो हमसे बोला गया है कि 225 है वो सी ने भुगतान किया है। 225 जो है वो किसने भुगतान किया, सी ने भुगतान किया। अब ए को कितने परसेंट पे मिला था, 25% लाभ पर बेचा था बी को, तो 125 होगा। लेकिन ये नहीं पता कि ऊपर 125 आएगा या ये नीचे आएगा। तो आप ये ध्यान रखो, अगर हमसे पीछे का पूछा जाए, आगे की वैल्यू दे करके, देखो हमें क्या दे रखी है, हमें सी की वैल्यू दे रखी है, मतलब हमें आगे की वैल्यू दे रखी है। ए को निकल के बी को निकल के सी, मतलब हमें आगे की वैल्यू दे रखी है। और जब भी आगे की वैल्यू दे रखी होती है, आगे की वैल्यू दे रखी है और हमें पीछे की वैल्यू निकालनी होती है, आगे की वैल्यू दे करके पीछे की वैल्यू निकालनी होती है, तो इसका मतलब जो 100 होगा वो ऊपर आएगा। आ रहा है समझ में। जो 100 आएगा, जो 100 होगा वो कहाँ होगा, नीचे, ऊपर आएगा। पीछे की वैल्यू दे करके आगे की वैल्यू दे करके पीछे की वैल्यू अगर दे दी जाए, दोबारा समझो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आगे की वैल्यू मुझे दी हुई है और मुझे पीछे की वैल्यू अगर निकालनी है, अरे तो देखो हमें सी की वैल्यू दे रखी है, सी को कितने की पड़ी, 225 की पड़ी, और मुझे निकालना किसका है, ए का निकालना है, मतलब पीछे का निकालना है। और जब भी पीछे का निकालना होता है तो 100 ऊपर होगा। जब भी पीछे का निकालना होगा तो कहाँ होगा, 100 ऊपर होगा और 125 का लाभ होगा। क्लियर है। अच्छा ए ने बी को बेचा, कितने % लाभ पर बेचा उसको, 25% लाभ पर बेचा, तो 25% लाभ पर होगा तो ये भी क्या आ जाएगा, नहीं इसको ए ने कितने पर बेचा था, 20% लाभ पर बेचा था, तो ये क्या आ जाएगा, ए ने बेचा 20% तो 120 हो जाएगा, और ये 100 हो गया तो कितना हो जाएगा, 125। सीधी सी बात है। ये 100 ऊपर क्यों आया, क्योंकि आगे की वैल्यू दे करके पीछे की वैल्यू पूछी है। और आपको अगर आगे की वैल्यू दे रखी हो, जब भी आपको आगे की वैल्यू दे रखी हो और पीछे की वैल्यू अगर निकालनी हो तो 100 ऊपर पहुंचेगा। क्लियर। आया समझ में। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। और हाँ, और अगर आपको जस्ट उल्टा कर देना, अगर आपको पीछे की वैल्यू दी हुई है, पीछे की वैल्यू दे रखी, मतलब अगर ए की वैल्यू दे रखी होती और हमसे सी की पूछता तो फिर 100 कहाँ हो जाता, नीचे आ जाता। क्लियर हुआ। आया समझ। चलो तो 100 ऊपर पहुंच गया। अब इसको काट दो 25 से, 25 नंबर 225 और 25 छक्का 150 हो जाएगा, तो 25 पंचे 125 हो जाएगा। ठीक है। 5 से काटो इसको 20 बार में तो कट जाएगा, और 20 से काटो ये 6 बार में कट जाएगा, और 3 से काटो 3 3 9 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, और 2 से इसको काटो तो 50 बार में कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये कितना हुआ, यही आ रहा है ना। ठीक है। तो कितना आ जाएगा, बचा क्या, कुछ बचा क्या, तो 150 आ गया। ये क्या आ गया, 150 आ गया। तो 150 का मतलब है कि जो ए को जो पड़ी थी, जो वैल्यू रुपए पड़ी थी, ए का जो लागत मूल्य है वो ए का लागत मूल्य क्या हो जाएगा, 150 रुपये हो जाएगा।
कितना, एक ही लाइन में हो गया। ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको केवल और केवल क्या चाहिए, कैलकुलेशन चाहिए फटाफट से। कैलकुलेशन अगर आपकी मजबूत है तो ऐसे क्वेश्चन आपको फटाफट में उड़ा दोगे। आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। और इतने फटाफट से आप क्या है क्वेश्चन को लंबा मत किया करो। मेरे को तो मैं ये लंबा इसलिए हो जाता है क्योंकि मुझे हर एक स्टेप समझाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे एक्स्ट्रा होते हैं, जिसको बच्चों को आता है टॉपिक, उनके लिए तो ठीक है, उनको समझ में आ जाता है, वो कर लेते हैं। लेकिन जो बच्चे कमज़ोर होते हैं तो उनको मुझे बताना पड़ता है कि किस स्टेप में कौन सा हमने क्या किया है, तो उनको ताकि क्या है थोड़ा समझने में आसानी होगी। क्लियर? ये इतना बड़ा था नहीं जितना बड़ा मैंने पिछले वाला क्वेश्चन करवाया है। ये बस केवल लिखने में मेरे हर स्टेप लिखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। क्लियर? आप लोगों को एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, आपको तो सीधा दिया हुआ है, आप फटाफट से करो उसको। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पढ़ो इसको और आंसर दो कमेंट में इसका क्या होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या बोला गया कि मीरा की माता की आयु मीरा से इस समय 4 गुनी है। इस समय का मतलब देखो 4 गुनी है इस समय। इस समय का मतलब होता है वर्तमान आयु उसने दे रखी है मीरा की और उसकी माता की। तो जो दे रखा है वो पहले लिख लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, मीरा की आयु दे रखी है वर्तमान आयु दे रखी है मीरा की और उसकी माँ की। ठीक है, मीरा की और उसकी माँ की वर्तमान आयु दे रखी है। तो वर्तमान आयु है कितना, उसने क्या बोला है माँ के बारे में और मीरा के बारे में क्या क्या है उनका, कि इस समय 4 गुनी है। तो देखो माँ 4 गुनी होगी ना और मीरा क्या हो जाएगी, 1 गुनी हो जाएगी। मीरा कितनी हो जाएगी, 1 गुनी हो जाएगी। यही इनका अनुपात बन गया। देखो मीरा की माँ जो है वो 4 गुनी है, किससे, मीरा से। तो ऐसे क्वेश्चनों में आप ध्यान रखा करो कि जैसे माँ और बेटी का दिया जाए, वो अगर 4 गुनी है तो जाहिर सी बात है माँ 4 गुनी होगी ना, क्योंकि माँ की उम्र ज़्यादा होगी। तो हमेशा किसको ज़्यादा बड़ा लेना होता है, बड़े वाले। जैसे कोई चाचा और भतीजे का हो तो जाहिर सी बात है चाचा बड़ा होगा, या पिता और पुत्र का होगा तो जाहिर सी बात है पिता बड़ा होगा, तो पिता की बड़ी वैल्यू मान लो। बस ये तो पता है कि 1 को और 4 मानना है, लेकिन बच्चों को कन्फ्यूजन ये हो जाती है कि किसको 4 माने और किसको 1 माने। तो जाहिर सी बात है आपको क्या करना है कि जो बड़ा वाला है, जो उसमें जो दोनों में कंपेयर करने के बाद जो बड़ा है वो बड़े वाले को बड़ी वैल्यू दे दी और छोटे वाले को छोटी। देखो जाहिर सी बात है मीरा और उसकी माँ में बड़ा कौन है, माँ है, तो माँ को बड़ा वैल्यू दे दी, 4 हो जाएगी और ये 1 होगी। क्लियर? चलो आगे देखो क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्या है। आगे बोला गया है कि 5 वर्ष बाद उसकी माता की आयु उससे 3 गुनी हो जाएगी। तो माता की आयु 5 वर्ष बाद उससे कितनी होगी, 3 गुनी हो गई। मतलब ये 3 हो गई, ये 1 गुना हो जाएगी। कब बोला गया है, 5 वर्ष बाद। ये +5 का मतलब होता है कि 5 वर्ष बाद। अगर माइनस का बोला जाए तो माइनस, मतलब माइनस ये दिखाता है कि ये पहले की बात कर रहा है और प्लस दिखाता है कि बाद की बात कर रहा है। तो ये कब की बात दे रखी है, कब का अनुपात है, 5 वर्ष बाद वाला। ठीक है ना, कितनी हो जाती है, उसकी 3 गुनी हो जाती है। तो इस समय मीरा की आयु क्या है, तो इस समय मीरा की आयु पूछिए कि मीरा की आयु क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएं तो आप क्या करो, इसका और इसका अंतर ले लो। क्या ले लो, इसका और इसका अंतर ले लो। तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 2 आ गया। 1 का और 3 का अंतर कितना आ गया, 2 आ गया। अपॉन क्या करो, इसका इससे मल्टीप्लाई करो और इसका इसका मल्टीप्लाई करो और दोनों का अंतर ले लो। तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। और 4 का मल्टीप्लाई 1 में आएगा, 1 में होगा तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा। 4 और 3 का अंतर कितना आएगा, 1 आएगा। आ रहा है समझ में? हमने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई इससे किया, इसका मल्टीप्लाई इससे किया, दोनों का अंतर ले लिया। तो ये अंतर कितना आएगा, 1 आएगा। और कितना बोल रखा है, 5 दे रखा है, क्योंकि जितने वर्ष बाद, तो ये जो दे रखा है ना, इसी की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा, 10 वर्ष आ जाएगा। आया समझ में? तो कितना आ गया, 10 वर्ष आ गया। तो मीरा की पूछी थी तो 1 की वैल्यू क्या, ये जो आती है ना वो 1 की वैल्यू आती है, जो आती है ना वो 1 की वैल्यू आती है, 10 वर्ष आ गई। तो 1 की वैल्यू 10 वर्ष आ गई और मीरा की भी आयु क्या है, वर्तमान में 1 ही है, तो 1 की वैल्यू आ गई। अगर हमसे पूछता माँ की वैल्यू कितनी हो जाती, तो माँ की कितनी हो जाती है, 40 वर्ष हो जाती है। माँ की कितनी हो जाती है, 40 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि 1 की वैल्यू 10 है, तो 4 की कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। क्लियर है? तो ये 1 की वैल्यू 10 वर्ष आ गई और यही मीरा की वर्तमान आयु हो जाएगी। आया समझ में? कितनी आसानी से हो गया। क्या किया हमने, इसका इसका अंतर ले लिया, ऊपर लिख दिया, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर ले लिया, तो ये लिख लिया। और मल्टीप्लाई किसको कर दिया, जितने वर्ष बाद बोला है, तो दोनों इसको चाहे पहले होता तब भी 5 का मल्टीप्लाई करते, माइनस नहीं करना। माइनस और प्लस केवल हमें ये दिखाता है कि ये पहले की बात कर रहा है और बाद की बात कर रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं? आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो करो इसको, इस क्वेश्चन को करो, क्या दिया हुआ है, करो फटाफट से, इसका आंसर क्या आएगा निकालो, पढ़ो इसको और क्वेश्चन को करो। करिए कमेंट दे दो अपना आंसर में, आंसर जो भी आएगा आपका तो कमेंट में देना आपको, ठीक है। और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना, करो।
दिया हुआ है क्वेश्चन में, पढ़ो। एक वस्तु 800 रुपये का, क्या बोला गया है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है, 10% छूट देने पर 12.5% का लाभ होता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य पूछा है हमसे, क्या पूछा गया है, वस्तु का अंकित मूल्य पूछा है। अब अंकित मूल्य कैसे करेंगे अपन को, इसको निकालना है तो हमें डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि अंकित मूल्य का जो पूछा गया है हमें क्या निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है। अब अंकित मूल्य निकालना है तो हमें क्या दिया हुआ है, ये जो दे रखा है जो 800 में क्या दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो सीपी, तो 800 रुपये उसका क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस है, क्या दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है। और हमसे बोला गया कि 10% का छूट देने के बाद 12.5% का लाभ होता है। तो 12.5% का लाभ होता है मतलब कितना हो जाएगा, 112.5 हो जाएगा। और अपन कितने की छूट दे रहा है, 10% की छूट दे रहा है, मतलब 90 में बेच रहा होगा। आया समझ में कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं आया समझ में। क्या बोला गया है कि जो सीपी है, ये सीपी दे रखा है, हमें कितना दे रखा है, सीपी 800 रुपये में बेचने पर, नहीं क्या बोला गया क्वेश्चन, हाँ, जो उसका जो लागत मूल्य वो कितना है, 800 रुपये है, क्लियर। और उसको बेचने पर कितने का लाभ हो रहा है, 12.5 का हो रहा है। तो 100 से कितना ज़्यादा हो गया, 12, तो कितना हो जाएगा, 112.5 में बेच रहा होगा। और इधर उसने बोला है कि 10% की छूट हो जाती है, तो जब 10% की छूट हो जाती है तो कितने में बेचा होगा उसने, 90 में बेचा होगा, क्योंकि 10% की छूट मिल जाए मतलब 90 में बेचा होगा, क्लियर। अब बस इसको काट दो, 0 से 0 कट गया, मतलब 0 से हट जाएगा ये, तो यहाँ पे क्या है, 00 आ गया, क्लियर। ये 00 से ये 00 कट गया। अब इसको 9 से काट दो, तो 9 एकम 9, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 22 हो गया। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हो गया, तो कितना बचा, 4 बता, और 9 अपना 45 हो गया, 125 बार कट गया। अब 125 बार कट गया, 125 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें फटाफट से, कितना हो जाएगा, 8 45 हो गया, 4 8 दूनी 16, 4 20, 5 2 और 8 8 10, तो 1000 रुपये उसका जो होगा वो अंकित मूल्य कितना होगा, 1000 रुपये होगा। कितना होगा, 1000 रुपये अंकित मूल्य होगा। कितना ईजिली तरीके से क्वेश्चन हो गया। तो बस आपको क्वेश्चन को देखना है और समझना है क्वेश्चन कैसे किए। और अगर आपको ये टॉपिक कंप्लीट नहीं है जिसका, तो टॉपिक कंप्लीट को आप पहले करो, तो आप जाकर के प्ले लिस्ट में वीडियो डाली हुई है और आपको रेगुलर प्ले लिस्ट में वीडियो ऐड होती चली जाएगी ऑटोमेटिक उसमें, क्लियर है। तो जितनी हो रखी है उसको आप कंप्लीट कर दें और धीरे धीरे जितना भी होता जाएगा आपको मैं करवाता जाऊँगा, क्लियर। चलो, तो प्रैक्टिस सेट आप लोगों को बताना, आप लोग ये कैसा लग रहा है आपको प्रैक्टिस सेट। आपको इसको सॉल्यूशन करने के बाद आपको अंदर से अपनी कमी महसूस हो रही है कि नहीं हो रही है, कि आपने कितना आपने तैयारी की है, आप कोई भी एग्जाम के लिए कितना प्रिपेयर हो, पता चल रहा है आपको, समझा। चलो, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो करो इस क्वेश्चन को करो, क्या है, करिए इसको, करिए। क्या देगा है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, बोला गया है कि 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे, 8 मीटर ऊंचे कमरे में किस अधिकतम लंबाई का बांस रखा जा सकता है। अब देखो एक बात बताओ मुझे, कोई कमरा है, मान के चलो जैसे मान लेते हैं यही कमरा है, और कमरे में बोला जाए कि कितना लंबा बांस रखा जा सकता है। तो कितना लंबा बांस कहाँ से आप नापोगे, तो आप क्या नापोगे कि एक ऊपर का कॉर्नर, छत का जो होता है कॉर्नर, और लेकर के सीधा नीचे वाला कॉर्नर, वही उसकी लंबाई होगी। सबसे ज़्यादा बड़ी लंबाई वही होती है कि ऊपर वाले कॉर्नर से लेकर के नीचे वाले कॉर्नर तक उसको टच करवाना। वही क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। वही विकर्ण कहलाता है किसी भी फिगर का। जो लंबाई बांस, सबसे लंबा बांस कहाँ रखा जाएगा, एक कॉर्नर ऊपर वाला सा, एक नीचे, वही होगा, और वही होता है विकर्ण। तो हमसे क्या बोला गया है कि 12 मीटर लंबे और 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे की में सबसे लंबा बांस कहाँ रखा जाए, कितना बड़ा रखा जा सकता है। तो हमसे क्या पूछा गया, विकर्ण पूछा गया है। अब विकर्ण, अब तो कमरा किस शेप में होता है, कमरा किस शेप में होता है, घनाभ के शेप में होता है। किस में होता है, घनाभ के शेप में। और घनाभ का विकर्ण क्या होता है, घनाभ का अगर विकर्ण निकालना हो तो कितना होता है घनाभ का विकर्ण, तो क्या होता है, L² + B² + H² का अंडर रूट, यही होता है विकर्ण। अगर मुझे निकालना हो तो L² + B² + H² होता है। अभी आपको फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो आप फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, इसका कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, फॉर्मूले तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। चलो, तो L हमें कितना दिया हुआ है, कितना दे रखा है, L की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 12 मीटर लंबे, मतलब 12 का स्क्वायर प्लस कितना, 9 मीटर चौड़े, तो 9 मीटर चौड़े मतलब 9 का स्क्वायर प्लस कितना बोला गया है, H कितना दिया है, ऊंचाई कितना लंबा है, ऊंचाई बोला है 8 मीटर लंबे ऊंचे, तो ऊंचाई कितना दे रखा है 8²। बस इसको सॉल्यूशन कर दो, ये कितना आएगा 144 आ जाएगा, और प्लस ये 81 हो जाएगा, और ये 8 8 64 हो जाएगा। इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 289 आएगा।
और 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, किसका होता है 17 का। तो वो मीटर कितना लंबा मीटर होगा, वो जो बांस होगा वो कितना लंबा होगा, 17 मीटर की अधिकतम लंबाई उसकी होगी जो उस कमरे में बनेगा। क्लियर है। बस हमें क्या निकालना होता है, विकर्ण निकालना। तो विकर्ण क्या कहलाता है, L² + B² + H² का अंडर रूट। क्लियर, ये आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो इस क्वेश्चन को करो, ये क्वेश्चन क्या दिया रहा है, करो नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये वाला करो। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन देखो, 4 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची तथा 13 सेंटीमीटर, अब देखो 13 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार को बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर लंबी, कितना है 20 सेंटीमीटर लंबी और 20 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 6.5 सेंटीमीटर ऊंची कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो हमें क्या निकालना है, कोई एक दीवार है, ठीक है, हमें दीवार है और दीवार का हमें क्या निकालना है कि इतना कुछ उसमें ईंटों की ज़रूरत कितनी पड़ेगी, कुछ हमें दे रखा है जो माप कुछ है। तो हमें निकालना क्या है कि हमें ईंटों की आवश्यकता कितनी पड़ेगी। तो ईंटों की आवश्यकता के निकालने का आपको क्या निकालना पड़ेगा कि दीवार का आयतन, क्या निकाल दो, दीवार का आयतन निकाल दो बटे ईंट का आयतन। अगर हम क्या करेंगे कि दीवार के आयतन से ईंट का आयतन को अगर हम डिवाइड कर देते हैं, दीवार का आयतन और ईंट के आयतन से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ईंटों की संख्या निकल के आ जाएगी। अब आयतन क्या होता है, आयतन आपको मैंने बताया था कि अब आपको पता होना चाहिए कि देखो क्यूब तो है नहीं है, क्यूबॉइड है मतलब घनाभ है, घन तो है नहीं है, घनाभ है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, L × B × H होता है। और इसका भी क्या हो जाएगा, ईंट भी क्या होती है, घनाभ के शेप में होती है, तो L × B × H हो जाएगी। क्लियर। अच्छा अब आते हैं यहाँ पे, अब हमें क्या दिखा हुआ है, L कितना दिखा हुआ है। अगर दीवार की बात करें, दीवार में कितना दे रखा है, 4 मीटर दे रखी है, कितना है 4 मीटर। और उसके बाद क्या दिखा हुआ है, ब्रेथ कितनी दी हुई है हमारे पास, ब्रेथ दे रखी है 13 ब्रेथ, चौड़ी कितनी दे 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और ऊंचाई कितनी दी हुई है मुझे, ऊंचाई दे रखी है 3 मीटर। और अपॉन ईंट का आयतन कितना दिया हुआ है, ईंट का आयतन मुझे देखो, ईंट का आयतन कितना दे रखा है 20 20 और 6.5, कितना है 20 × 20 × 6.5। अब देखो ये सब सेंटीमीटर में है, लेकिन ये और ये क्या है, मीटर में है। तो इनको क्या कर दो, मीटर में चेंज कर दो, सेंटीमीटर में चेंज कर दो। तो क्या कर देंगे, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आपको पता है कितना होता है कि 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में क्या होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमने क्या कर दिया कि 4 मीटर में कितने होंगे, 400 हो जाएंगे, और 3 मीटर में कितने होंगे, 300 सेंटीमीटर हो जाएंगे। फटाफट से निकाल दिया। और ये तो 13 सेंटीमीटर से पहले से दे रखा है। क्लियर। चलो अब इसको सॉल्व कर दो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 और 20 से ये 400 पूरा कट गया। 20 का स्क्वायर कर देंगे तो 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400 होता है, ठीक है। अच्छा अब ये दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो नीचे ऊपर बढ़ गया। क्लियर। और 13 से काटेंगे, 13 × 13 और 13 × 5 65। 5 से इसको काटो तो 5 × 30 600 ईंट। तो कितना हो जाएगा, बस केवल क्या बचा, 600 बचा। तो कितनी जरूरत पड़ेगी, 600 ईंट की आवश्यकता पड़ेगी। बस आपको ईंटें निकालनी है ना, तो क्या करो, दीवार के आयतन से ईंट का आयतन को डिवाइड कर दो, तो आपको पता चल जाएगी कितनी ईंटें जरूरत पड़ेगी। तो 600 ईंटों की जरूरत पड़ेगी। कितना इजी तरीके से क्वेश्चन हो गया, बस आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो देखो क्वेश्चन क्या दिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो इसको, पढ़ो इसको। क्या बोला गया क्वेश्चन में, कुछ कंचे ए और बी के बीच में 4:5 के अनुपात में बांटे जाते हैं। तो कितने अनुपात में बांटे जा रहे हैं, 4:5 के अनुपात में बांटे जा रहे हैं, ठीक है। ए और बी के बीच में, तो ए को इतना मिल रहा है और बी का बी है, दोनों का अनुपात दे रखा है, ठीक है। अब बोला गया है यदि बी को ए से 10 कंचे अधिक मिले हों तो ए के कितने कंचे मिलेंगे। देखो फटाफट से करो, कितना सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। बोला गया है हमसे ए और बी का जो अनुपात है वो 4:5 है। हमसे बोला गया है कि बी को ए से 10 कंचे अधिक मिलते हैं। कितना है, 10 कंचे है ना, हाँ 10 कंचे अधिक मिलते हैं। देखो बोला गया है कि बी को 10 कंचे अधिक मिलते हैं, तो यहाँ पर कितना अधिक मिल रहा है, ए से कितना अधिक मिल रहा है, 1 मिल रहा है। और एक की ही वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। कितना अधिक मिल रहा है, यहाँ पर 1 दे रखा है, एक की वैल्यू 10 दे रखी है। हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि ए को कितने कंचे मिले हैं। तो ए को कितने कंचे मिले हैं, तो ए को कितने मिल जाएंगे, 40 कंचे मिल जाएंगे, क्योंकि एक की वैल्यू 10 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अगर बी क्या पूछता तो बी को कितने मिलेंगे, 50 कंचे मिलेंगे। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, और ये CHSL में क्वेश्चन आया हुआ है। अब बच्चे कमेंट में बोलते हैं सर इतना सिंपल एग्जाम में कैसे आ सकता है। मैं उन लोगों से ये बोलूँगा बेटा आप पहले आप जा कर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ो,
आप लोगों की प्रॉब्लम यही होती है कि आप हार्ड क्वेश्चन को करने में लगे जाते हो कि CHSL है बहुत हार्ड क्वेश्चन आएगा, CGL है बहुत हार्ड क्वेश्चन आएगा। हार्ड आता है माना मैंने, लेकिन उसमें सिंपल भी क्वेश्चन आते हैं। हर एक टॉपिक का हार्ड नहीं होता है उसमें। बच्चों का कमेंट आता है कि सर इतने सिंपल क्वेश्चन मैं अब वो आयोग देता, मैं क्या करूं? आपको तो मुझे करवाना है, हर प्रकार का क्वेश्चन करवाना है। आपको क्या हार्ड ही हार्ड करवाता हूं या सिंपल ही सिंपल करवाता हूं क्या? आपको तो मैं हर प्रकार के क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, सिंपल भी करवा रहा हूं, हार्ड भी करवा रहा हूं। तब भी बच्चे कमेंट करते हैं सर इतना सिंपल तो एग्जाम में ग्रुप डी के एग्जाम में आता है। ये कौन सी बात हुई ग्रुप डी के एग्जाम में आता है? ग्रुप डी में क्या कोई टॉपिक नहीं आता है क्या? सब प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब ये CHSL का क्वेश्चन है, बताओ मैं इसमें क्या कर सकता हूं? अब CHSL इतना सिंपल आता है, आप बोलो सर ये सिंपल आता है, सिंपल आएगा, सिंपल भी आता है, हार्ड भी आता है, हर प्रकार के क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको। ऐसा तो नहीं है कि पूरे एग्जाम में पूरे हार्ड ही हार्ड आते होंगे क्वेश्चंस। बच्चे बस लगे रहते हैं कि सर, बस उनको कमेंट करने का, कमेंट करना बहुत आसान होता है। आप तैयारी करो। आप अगर आप लोगों ने तैयारी करी होगी ना, आपको पता है कि कैसे आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, पढ़ो इसको, क्या बोला गया है क्वेश्चन में। देखिए हमसे बोला गया है क्वेश्चन में, चाय की दो किस्मों का मूल्य क्रमशः 300 रुपये और 375 रुपये है। यदि चाय की दोनों किस्मों का एक साथ 3:2 में बांटा जाता है। देखो 3:2 है। अब चाय की जो किस्म है कि वो कितना है, 3:2 दे रखा है, 3:2 दे रखा है। क्लियर? अच्छा, अब हमसे बोला गया 3:2 में मिलाया जाता है, तो मिश्रित किस्म की चाय का मूल्य प्रति किलो क्या होगा? अब देखो हमसे क्या, अब देखो आ गया सिंपल, हम क्या करें। 3 किलो वाली चाय जो है वो 3 रेशियो जो वाला है जो दे रखा है, इसको कितने रुपए किलो है? ये 3 किलो वाली चाय, ये किलो के दे रखा है, और कितना दे रखा है? 300। तो 300 के हिसाब से 3 किलो कितना आएगा? 900 रुपये का आएगा। क्लियर है? अच्छा, और ये जो देगा 375 के हिसाब से कितने का आएगा? 750 का आएगा, क्योंकि इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 350 का, तो कितना हो जाएगा? 750 आएगा। आया समझ में कि नहीं? अच्छा कैसे गया, चलो मैं पूरा ही लिखवा देता हूँ, नहीं तो फिर बोलोगे सर कैसे किया, एक डायरेक्ट कर देते हो। यहाँ पर देखो कितना देगा, जो 3 किलो वाली है वो 300 कितना क्या रेट दे रखा है? दे रखा है हमसे 300 रुपये किलो। तो जो 300 रुपये किलो है, 300 रुपये किलो के 300 रुपये किलो है, ये रेट है। और 3 को लेके आए तो कितने के आएगा? इंटू 3 कर दिया। 2 किलो है तो 2 किलो के कितना दे रखा है? 365 है, कितना? 375 है। तो 375 के हिसाब से 2 किलो लेके आए तो कितने के लेके आए? और औसत मूल्य निकालना था, एवरेज निकालना है, तो औसत मूल्य निकालेंगे तो कितना आएगा? कितना है? 3 2 5 हो जाएगा। टोटल कितना हुआ? 5 हो गया। और औसत क्या कहता है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कर दिया यहाँ पे हमने, और राशियों की संख्या, राशियों का योग कर दिया, और राशियों की संख्या कितनी हुई? 3 2 5। तो टोटल वो कितना लेके आया है? 5 किलो लेके आया। ठीक है ना? अब इसको बस सॉल्यूशन कर दो। ये कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा? 750 हो जाएगा। क्लियर है? अपॉन कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बस इसको सॉल्यूशन कर दो इसको, तो ये कितना हो जाएगा? 50 तो ये है 900, 1650 अपॉन 5। तो इसको काटेंगे कितना हो जाएगा? 5 3 15 हो गया, 5 3 15 हो जाएगा, और 0, तो 330 रुपये प्रति केजी हो जाएगा। तो इसका जो औसत मूल्य आएगा प्रति केजी वाला, तो 330 रुपये प्रति केजी आएगा। अब इसमें मैं क्या करूँ, इतना सिंपल क्वेश्चन आता है तो, इतना सिंपल क्वेश्चन आता है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ बताइए आप। अब जो है तो है, आपको हर प्रकार के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, और लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। देखो आगे मैं आपको अभी और हार्ड लेके आ जाऊँ, हर प्रकार के क्वेश्चंस में मैं हार्ड ही हार्ड करवा दूँ, पल्ले नहीं पड़ेगा। आप धीरे धीरे स्टेप बढ़ो, आप एकदम से घुसने की कोशिश मत करो कोई टॉपिक में, आप धीरे धीरे से स्टेप बढ़ो। बूंद बूंद से सागर बढ़ेगा। आप कहो कि मैं एकदम से भर दूँ, नहीं भर पाएगा, कुछ नहीं आएगा, ना तो आपको सिंपल समझ में आएगा ना हार्ड समझ में आएगा। आप धीरे धीरे से स्टेप बढ़ाते चलो, देखना बहुत जल्दी से आपका टॉपिक कंप्लीट होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अब ये वाला क्वेश्चन कितने एग्जाम में आया हुआ है? अब आया है तो आया, मुझे तो लेके आना पड़ेगा, आपको तो हर प्रकार के क्वेश्चंस करवाने पड़ेंगे। देखिए कितने क्वेश्चन में आया, तो आपके सामने लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ है? CHSL में आया है, LDC में आया है, CPO में आया है, दिल्ली पुलिस में आया है, MTS में आया है, बहुत जगह एग्जाम में आया है क्वेश्चन ये। अब मैं हर प्रकार के नहीं लिख सकता मैं इसमें, अब यही लिखूंगा तो ऑप्शन कहाँ लिखूंगा फिर मैं? तो आपको मैं लिख देता हूँ ताकि पता चल जाएगा कि ये एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी उसी हिसाब से। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो बोला गया है कि अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है, तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हो जाएगी? देखो अब क्या कर रहा है,
वो खर्च करता है। देखो पहले हम निकालते हैं खर्च उसका। इतने इजी तरीके से क्वेश्चन को बताऊंगा मैं बहुत अच्छे तरीके से। क्या बोला गया है? खर्च कर रहा है और बचत करेगा। खर्च भी करेगा, बचत करेगा और क्या करेगा? उसकी जो आय होगी वो आय होगी। आय क्या होती है? खर्च और बचत को मिलाकर के होती है। जो खर्च करता है प्लस बचत करेगा, दोनों को प्लस कर दो तो क्या निकल के आ जाएगी? आय निकल के आ जाएगी। क्लियर? चलो अब बोला क्या गया क्वेश्चन में, पढ़ो शुरुआत से पढ़ते हैं। बोला गया है कि अपनी आय का 75% खर्च करता है। देखो जो लड़का है वो कौन है? किसका बोल रखा है? अरविंद का बोला है। अरविंद क्या कर रहा है? 75% खर्च करता है। तो बचाता कितना होगा? 25% बचाता होगा। खर्च कितना कर रहा है? 75% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा? 25% बचा रहा होगा, क्योंकि परसेंट कितने का होता है? 100 का होता है। अब इसका हम निकालेंगे रेशियो। तो रेशियो निकालो, तो रेशियो 3 से काटा, 25 से काटा, तो 25 दिया 75 और 25 से कम 25। तो जो रेशियो निकल के आया वो कितना निकल के आया? 3:1। तो टोटल आय कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, क्योंकि खर्च प्लस बचत इक्वल टू तो आय बनती है ना। तो आय कितनी हो गई उसकी? 4 हो जाएगी। क्लियर? चलो आगे देखो क्या बोला गया है। आगे हमसे बोला गया है कि वह अपनी वृद्धि हो जाने पर, उसने बोला गया है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई। देखो अब हमसे क्या बोला गया? वृद्धि बोला गया। तो वृद्धि बोला गया, ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आप रेशियो निकाल लो। इतने फटाफट से क्वेश्चन हो गए बहुत ही जल्दी। हमसे बोला गया है कि आय में 20% की वृद्धि होगी, तो हमने 20 का मल्टीप्लाई कर दिया, बस प्लस में करना। देखो वृद्धि हो रही है तो प्लस में कर दो, और कमी हो रही है तो माइनस कर दो बस। तो ये 20% हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। किसका? 20% का प्लस में मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? क्योंकि 20% की आय में वृद्धि हो रही है तो हमने 20 का मल्टीप्लाई कर दिया। आगे देखो क्या बोला है। आगे बोला गया है वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर लेता है। तो खर्च में भी 10% की वृद्धि कर रहा है, मतलब प्लस का 10% हो जाएगा, क्योंकि इसमें कमी तो हो नहीं रही है। तो खर्च में 10% की वृद्धि हो रही है, तो हमने क्या कर दिया? 10% का मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमसे पूछा गया उसकी बचत में क्या होगा। तो बचत में क्या होगा? जिसको पूछा जाए उसी को क्या कर दो? x से मल्टीप्लाई कर दो। आया समझ में? अब देखो, अब दोनों को क्या करेंगे? 10 × 30 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, और इज इक्वल टू दोनों को मिला करके क्या बनती है? आय बनती हुई। आय कितनी हो रही है? 80 हो रही है। आ रहा है समझ में? ये दोनों को मिलाकर के तो आय बनती है, तो आय हो गई। x की वैल्यू निकालनी, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये उधर जाएगा तो 80 - 30, तो कितना हो जाएगा? x की वैल्यू 50 हो जाएगी। तो x की वैल्यू में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो x में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? तो 50% की वृद्धि हो जाएगी। बताओ अब इसमें मैंने क्या किया है? अब आपको इतना सिंपल है वो क्वेश्चन, अब मैंने कर दिया। कुछ इस क्वेश्चन को क्या निकालते हैं? इसका 25% निकालेंगे, इसका 10% निकाल के उस तरीके से उसमें ऐड करते हैं। काहे के लिए इतना करना है? काहे के लिए इतने कष्ट करना है क्वेश्चन को? जब क्वेश्चन इजी तरीके से होता है तो काहे के लिए इतना करना है? बस हमने क्या किया, देखो यहाँ पर हमने रेशियो निकाल दिया, तो टोटल आय कितनी होगी? 4 हो गई। बोला गया है कि आय में 20% की वृद्धि हो रही है, तो हमने 20 का मल्टीप्लाई कर दिया। फिर बोला उसने खर्च में 10% की वृद्धि कर रहा था, तो 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। अगर यहाँ पे प्लस होता, अब वृद्धि कर रहा है इसलिए प्लस कर दिया, अगर माइनस होता, कमी होती तो माइनस कर देते, तो यहाँ माइनस का 30 हो जाता। और बोला गया है कि उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो बचत में हमने क्या कर दिया? x का मल्टीप्लाई कर दिया। यही हमने x का मल्टीप्लाई, तो 30 हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। x का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। और 20 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 80 हो गया। बस x की वैल्यू निकालनी थी, फटाफट से 50% आ गया। बताओ इसमें अब हमने क्या, कौन सा गुणा भाग कर दिया अपन ने? कितना ईजिली तरीके से हो गया। अब बोलो सर इतना ईजी एग्जाम में नहीं आता है, CHSL में नहीं आता। देखो आप सामने है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को करिए। चलो बोला गया है बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। देखो हमें क्या क्या दे रखा है? त्रिज्या का मतलब रेडियस। तो r का छोटा r बनाते हैं। r का और हाइट का अनुपात दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है हमें? 1:3 दिया है। कितना है? 1:3 का। ठीक है। अच्छा ये अगर हम इसको निकालेंगे तो ये अनुपात से बाहर निकलेंगे तो r और h कितना? r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1x हो जाएगी, और h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी, क्योंकि अनुपात से बाहर निकलेगा तो x से मल्टीप्लाई उसमें हो जाता है। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1x हो जाएगी, और h की वैल्यू 3x हो गई। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? क्लियर? चलो अब आगे पढ़ते क्वेश्चन में क्या बोला। अब आगे बोला गया है तथा बेलन का आयतन 32 से 34 सेंटीमीटर क्यूबिक दे रखा है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो हमें दिया गया है बेलन का आयतन दिया हुआ है। तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 32 34 दिया हुआ है। तो बेलन का आयतन होता क्या है? बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? πr²h। मतलब हमें क्या दिया हुआ है? πr²h की वैल्यू दे रखी है 32, कितना है? 32 से 64 है ना, 32 34 दे रखा है। तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22/7 हो जाएगी। r की वैल्यू कितना है? 1x है, तो x × x हो जाएगा, और h की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3x है। इक्वल टू कितना दे रखा? 32 34 दे रखा। क्लियर है? चलो 7 से, तो 1 मिनट, ये 7 को बना रहने
इसको 11 से काटो, 11 दूनी 22 और 11 से इसको काटो तो कितनी बार कटेगा ये 11 से, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 कितना बचेगा 9 बचेगा, नहीं कितना बचा 11 दूनी 22 10 बचा, 103 हो गया। ठीक है 103 हो गया। फिर आप कितनी बार जाएगा ये, अब ये जाएगा नहीं 11 दूनी 22, 11 चौको 11 से नहीं काटा ना इसको, 1 मिनट रुकना, किससे कट गया 1 मिनट, ऐसे नहीं काटते इसको, पहले इसको हम 3 से काट देते हैं, है ना, 3 से काट, 11 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा, लेकिन 3 से काट देंगे तो और ईजी हो जाएगा 11 से काटने के। 3 एकम 3 0 गया, ठीक है ना, 3 एकम 3 0 गया, 23 हो गया, 23 से 21, 21 2 बचा, 3 8 24, 3 से कट गया। चलो अब इसको काट दो 11 से, 11 से काट दो इसको, 11 दूनी 22, अब इसको काटो 11 से, तो ये कितनी बार चला जाएगा 11 से, 11 नंबर 99, ये कटेगा तो कितनी बार कटेगा 11 नंबर 99, कितना बचा 99 से 8 बचा और 11 अट्ठे 88, फिर 2 से काटो इसको तो कितनी बार में कट जाएगा 2 चौको 8 और 2 ने 18, 49 बार कट गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये जो x है वो x का क्यूब और इक्वल टू ये 7 इधर है, उस साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 49 × 7 आया समझ में। चलो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, कैसे आ जाएगी, x का क्यूब तो ये क्या हो जाएगा 7 × 7 × 7, तो ये क्या निकल के आ जाएगा x की वैल्यू क्या हो जाएगी क्यूब रूट में निकल के आ जाएगी कितना 7 आ जाएगी। तो जब x की वैल्यू 7 आ गई आपके पास में तो रेडियस कितना आ जाएगा 7 आ गया और हाइट कितनी आ जाएगी 21 आ जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू अपने पास ये है। क्लियर। अब हमसे पूछा गया है TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो हमसे पूछा गया है TSA, तो TSA क्या होता है 2πr और r+h, बस TSA क्या होता है सिलेंडर का 2πr r+h होता है। क्लियर। चलो तो हमसे क्या दिया 2 × 22/7, रेडियस कितना निकला है हमारा 7 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 + h कितना है 21 है, बस मल्टीप्लाई कर दो इसको, 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ 2 × 22 हो जाएगा इक्वल टू कितना है 7 को 7 21 और +7 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे कितना 11 22 दूनी 44 × 28, बस 22 दूनी 44 × 28, तो इसका मल्टीप्लाई करो 28 का और 44 का आपस में मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 8 चौको 32 8 3 और 4 दूनी 8 और 8 चौको 32, 32 और 8 40 3 43 8 4 और 4 दूनी 8 4 12, 1232 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1232। क्लियर हुआ। तो 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। किस में दे रखा है सेंटीमीटर दे रखा है मीटर में दे रखा है, कितना दिया हुआ है सेंटीमीटर मीटर में है, किस में है सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, तो क्या आएगा 1232 आ गया। क्लियर हुआ। तो इजीली तरीके से कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चनों में, आपको क्या निकालना है ये बस स्टेप मैंने आपको बस काटने में बताया, बस यहाँ काट तो आप आराम से सकते हो, लेकिन मैंने आपको इजीली तरीके और बताया कि इजीली तरीके से और काट कैसे काट सकते हैं। ठीक है। चलो तो इस तरीके से आपको समझ में आया क्या निकाला हमने आर एच की वैल्यू, तो हमने जैसे आर की वैल्यू निकाली तो ये क्या हो जाएगा जैसे ही रेशियो से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा एक्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये आर की वैल्यू हो गई एच की वैल्यू हो गई, पाई आर स्क्वायर एच दे रखा तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल के आ गई, एक्स की वैल्यू निकली तो एक्स की वैल्यू पुटअप कर दी हमने यहाँ पे, तो आर की वैल्यू निकल के आ गई, एच की वैल्यू निकल गई। हमसे पूछा गया था टीएसए, तो टीएसए में पुट करके हमारा कितना आ गया 1232 निकल के आ गया। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो करो नेक्स्ट क्वेश्चन, करिए इसको। बोला है एक व्यक्ति नौकर को इस शर्त पर रखता है कि वह 1 साल नौकरी करने के बाद 90 रुपये तथा एक शर्ट देगा। क्या बोला है उसने कि एक व्यक्ति है वो अपने नौकर को कुछ ना कुछ देगा। अब उसमें देगा क्या कि पैसा भी दे रहा है और एक शर्ट भी दे रहा है। कितना दे रहा है 90 रुपये दे रहा है और एक शर्ट दे रहा है। क्लियर। अच्छा फिर आगे क्या बोला गया है, अब आगे बोला गया है उसमें बोला है कि वह नौकर केवल 9 महीने काम करता है तथा वह एक शर्ट को 65 और 65 रुपये प्राप्त करता है। तो बताइए कि शर्ट की कीमत क्या है, वो देगा कितना। अगर वो 12 महीने अगर काम करता है, अगर 12 महीने उसने काम किया तो उसको 90 रुपये मिलेंगे और एक शर्ट मिलेगी। लेकिन उसने क्या किया है कि केवल और केवल 9 महीने उसने काम किया है। अब 9 महीने काम किया है तो उसको 9 महीने के बदले कितना रुपया मिला है, उसको मिला है 65 रुपये मिले हैं और एक शर्ट मिली है। तो हमसे ये पूछी गई तो शर्ट की कीमत क्या है। तो देखो अब एक बात करते हैं, हम बोले कि 1 साल में अगर काम करता है कोई व्यक्ति, 1 साल में अगर कोई व्यक्ति काम करता है, एक व्यक्ति अगर साल में काम करता है, जैसे मान के चलो मैंने बोला कि उसको 1 साल अगर काम करता है उसको 90 रुपये मिलेंगे, 90 रुपये मिलेंगे और बोला गया है एक शर्ट मिलेगी।
90 रुपए मिलेंगे और उसको एक शर्ट मिलेगी अगर ये 1 साल में काम करता है। क्लियर? अच्छा, अगर ये बात कहें हम 1 महीने की निकालें तो 1 महीना निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो आ गया ना वो 1 महीने का आ गया। ये पूरा है 1 साल का, अगर हमने 12 से डिवाइड कर दिया तो ये जो निकलेगा इसमें जो मूल्य निकलेगा वो 1 महीने का निकल के आएगा। क्लियर? अच्छा, अब उसने क्या किया कि 9 महीने उसने काम किया, तो 9 महीने काम किया तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 9 महीने का काम जो उसको दाम मिलेगा काम करने के बदले। और उसको मिला कितना है कि 65 रुपए मिले हैं और एक शर्ट मिली है। तो मान लेते हैं कि एक शर्ट की कीमत हम मान लेते हैं x है, एक शर्ट की जो कीमत है मान लेते हैं x रुपए मिला, तो शर्ट की जगह हम क्या लिख लें, x लिख दें। उसको क्या मिलेगा, 90 रुपए और एक शर्ट मतलब x रुपए मिलेगा। और 12 महीने का डिवाइड कर दिया तो क्या निकल के आ गया, 1 महीने। और 1 महीने में उसने क्या किया है, 9 महीने काम किया, तो ये 9 महीने का निकल के आ गया। और उसको मिला कितना, 65 रुपए मिले हैं और एक शर्ट मिली है मतलब x मिला है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब हमें क्या करना है, सीधी सी बात है कि 3 से इसको काट दो, x की वैल्यू निकालनी है। 3 से काट दो 4 बार कटेगा, 3 से काट दो 3 बार कटेगा। क्लियर? अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 का मल्टीप्लाई उधर कर दो, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 270 और प्लस 3x आएगा। और ये 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 को 20, 4 24 26, 260 आ जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 4x हो जाएगा। ये कितना हो गया, 260 हो गया। 4 का मल्टीप्लाई 65 में करो 260 आएगा। 4 का मल्टीप्लाई x में हुआ तो 4x आ गया। अब 4x को इधर लेके आओ और 270 को उधर लेके जाओ, तो x को इधर लेके आएंगे तो माइनस का x बचेगा क्योंकि प्लस का है, और ये प्लस का है, प्लस का इधर आएगा तो माइनस में बचेगा। माइनस का x बचा, इधर भी जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा। क्लियर? ये माइनस से माइनस कटा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। इसका मतलब जो 10 शर्ट की जो कीमत थी वो कितने रुपए थी, 10 रुपए थी। क्लियर हुआ? आया समझ में कि नहीं? क्या किया हमने कि यहां पर बोला गया है कि 1 साल में वो कितना रुपए देता है, 90 रुपए देता है और एक शर्ट देता है। तो मान लेते हैं कि शर्ट की जो कीमत है वो कितना है, x रुपए है, तो 1 साल में उसको कितना मिलेगा, 90 प्लस x मिलेगा। लेकिन हम निकाले 1 महीने का कितना मिलेगा उसको, तो 12 से डिवाइड कर दिया हमने। जब 12 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या आ गया, 1 महीने का निकल के आ गया। अब उसने कितने महीने काम किया, उसने 9 महीने काम किया, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 9 महीने का जो भी दाम मिलेगा काम के बदले। अब ये कितना 9 महीने के बाद मिला उसको कितना है, 65 रुपए और x मतलब एक शर्ट मिली तो x रुपए हो गया उसको। क्लियर? उसको x की वैल्यू निकाली तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। क्लियर हुआ? आया समझ में? तो अब अगला वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्लियर? चलो तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इसको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, पढ़ो इसको ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है। अगर आपको ये पता चल गया तो हम बता रहे क्वेश्चन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस प्रॉब्लम बच्चों की यही होती है कि क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आता क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, मुझे निकालना क्या है। तो सबसे पहले आप बिल्कुल ध्यान से, कुछ मत सोचो कि क्वेश्चन होगा कैसे, नहीं, वो छोड़ो। सबसे पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करो और सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। अगर ध्यान से पढ़ लिया तो ऑटोमेटिक आपके पास में क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर? पढ़ो इसको ध्यान से। अब देखो कैसे नहीं होता क्वेश्चन, किसका है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। अब बोलो सर ऐसा क्या, साधारण ब्याज का है क्वेश्चन, अब पढ़ो इसको। अब बस थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट लैंग्वेज दे रखी है और उसी में बच्चे क्या है, घबरा जाते हैं, पता नहीं कैसे होगा। पढ़ो इसको, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बोला गया है कि अरविंद ने एक धनराशि 1 जनवरी 2012 से बैंक में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की है। उसने क्या किया है कि 1 जनवरी 2012 से, अब 2012 क्या है, 2012 लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष का मतलब होता है कि जो फरवरी होगी वो 29 माह की होगी, जो फरवरी होगी क्या होगी, 29 दिन की होगी। क्लियर? अच्छा, हमें दिन वाइज दिन जोड़ना है। ठीक है, तो कितना बोला, 1 जनवरी 2012 से उसने उसमें क्या है, निवेश किया है बैंक में, और ब्याज कितना रहा, 8% वार्षिक ब्याज है। कौन सा, साधारण ब्याज की दर से। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या बोला गया। और उसने बोला गया है कि उसे 3144 रुपए की धनराशि 7 अगस्त 2012 को बैंक में प्राप्त हुई है। और उसको कब हुई, 7 अगस्त तक। तो हम देख लेते हैं कि 1 जनवरी से लेकर के 7 अगस्त तक कितने टोटल दिन कितने होते हैं। क्लियर है? तो देखते हैं कि 1 जनवरी से हम बात करें, जनवरी के महीने की बात करें तो 1 जनवरी तो निकल गया, क्योंकि जिस दिन हम देते हैं उस दिन हमें कोई ब्याज नहीं मिलता। जिस दिन हम देते हैं उस दिन हमें कोई भी ब्याज नहीं मिलता, अगले दिन से हमें ब्याज मिलेगा। तो 1 जनवरी को उसने जमा किया है तो 1 जनवरी को कोई ब्याज नहीं मिलेगा। तो अब बचे कितने दिन, बाकी के 30 दिन बचे, क्योंकि जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो बाकी के बचे कितने दिन, 30 दिन बचे। तो 30 दिन जनवरी के बचे। क्लियर है? फिर फरवरी के कितने हो जाएंगे, 29 दिन हो जाएंगे। फरवरी मार्च के हो जाएंगे 31, अप्रैल के हो जाएंगे 30, अप्रैल मई जून और जुलाई और नहीं कितना हो गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 30 हो जाएंगे, जुलाई और अगस्त कितने, कब तक का बोला है, 7 अगस्त तक बोला है, तो 7 अगस्त हो जाएंगे।
क्लियर हुआ? आया समझ में कि नहीं आया? हमने क्या किया है कि बस इनको केवल क्या है, ऐड कर दिया है। इनको क्या किया है हमने? केवल ऐड किया है। तो ऐड करने के बाद कितने दिन आ जाएगा? अब इनको हम प्लस कर देंगे। तो प्लस कर देंगे तो प्लस करने के बाद कितना आएगा? प्लस करने के बाद हम इनको प्लस कर देते हैं। देखो इनको सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? प्लस करके फटाफट यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया बताओ? यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो आप आराम से इसका टाइमिंग निकाल सकते हो कि बीच में दोनों के टाइम पीरियड है कितना। क्लियर हुआ कि नहीं आया? आया समझ में? क्या किया हमने कि जनवरी के 30 दिन बचे, फरवरी के 29 इसलिए लिखा क्योंकि 2012 लीप वर्ष है और लीप वर्ष में क्या होता है कि 29 फरवरी की होती है। फरवरी जो है वो 29 की होती है। क्लियर? अच्छा, और आगे इसको मार्च का दे रखा है, फिर अप्रैल का दिया हुआ है, फिर मई का दिया हुआ है, जून और जुलाई का दिया हुआ है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हम इनको अगर प्लस करते हैं तो टोटल प्लस कितने देंगे, कितने आएंगे? इनको प्लस करो तो टोटल आएंगे, इनको प्लस करने के बाद 219 दिन आएंगे। टोटल कितने आएंगे? 219 दिन आएंगे इनको सबको प्लस करने के बाद में। क्लियर? अच्छा, अब इनको हमने प्लस कर दिया तो जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज कितने दिन का मिलेगा? 219 दिन का ब्याज मिलेगा। अब ये दोनों 219 दिन है तो दिन को क्या करो? वर्ष में। देखो जो हमें ब्याज दिया वो वार्षिक दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे हम वार्षिक में, मतलब वर्ष में बदलेंगे। तो वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे? 365 से डिवाइड कर दो तो ये क्या बन के आ जाएगा? ये बन के आ जाएगा वर्ष। तो ये एक साल में हमने ये दिन जो दे रखे हैं वो दिन को हमने क्या कर दिया? वर्ष में बदल दिया। अब वर्ष में बदलने के बाद हमने क्या करेंगे कि इसको अगर हम काटेंगे, इसको काटो, किससे कटेगा ये? इसको कटोगे तो कितनी बार कट जाएगा ये? इसको काटो, ये 3 बार कट जाएगा और ये 5 बार कट जाएगा। कितनी बार? ये 3 बार और ये 5 बार। हमने किससे काटा है इसको आप समझो। देखो ये तो वर्ष बन गया, ये तो क्या बन गया? वर्ष बन गया। हमने इसको किससे काटा है? हमने इसको काटा है 73 से। तो 73 से ये 3 बार जाएगा और ये 73 से 5 बार में कट जाएगा। क्लियर हुआ? आपको 73 का टेबल याद होना चाहिए। 73 का टेबल आपको कहाँ तक? केवल आप 5 तक याद कर लो। कहाँ तक कर लो? केवल 5 तक याद कर लो। 5 तक में क्या आ जाता है? 365 हो जाएगा। ये तो आपको याद ही रहेगा। 73 बन जाए 73 बन आपको याद रहेगा। दूसरा आपको याद रहेगा कि 146 होता है और तीसरा 219 होता है। चौथा और याद कर लो बस। केवल 73 को है आप 5 तक याद कर लो, उसका 5th मल्टीपल तक आप याद कर लो, ताकि क्या होगा जी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो आपको फटाफट से आप कैलकुलेट कर लोगे। देखो हमने क्या किया? हमने डायरेक्ट कर दिया। क्यों? हमें 75 का हमें 5 तक याद हुआ है तो 5 तक में क्या होता है कि 3 बार में 75 से 3 बार कट गया और ये कितनी बार? 5 बार में कट जाएगा। तो डायरेक्ट क्या निकल के आ गया? जो ये वर्ष निकल के आया वो 3/5 वर्ष निकल के आया। ये हमारा टाइम पीरियड आ गया। क्लियर हुआ? कितना आ गया? ये हमारा टाइम पीरियड आ गया। अब क्वेश्चन में देखते हैं आगे क्या बोला गया। अब उसने ये बोला है कि अब आपको क्या निकालना है कि अब जो रेट दिया हुआ है, रेट कितना है हमारे पास? रेट है 8%। जो रेट दे रखी है वो वार्षिक ब्याज क्या दे रखा है? 8% है। क्लियर? अब हमसे पूछा गया है एसआई। तो एसआई क्या होता है आपको पता होगा? RT% होता है। एसआई क्या होता है? RT% होता है, दर इंटू समय का परसेंट। तो आर हमें कितना दिया हुआ? 8 दिया हुआ है। समय कितना है? 3/5 है। तो ये परसेंटेज कितना निकल के आएगा? 8 या 24/5% निकल के आया। ये हमारा जो एसआई निकल के आया वो कितना निकल के आया? 24/5% निकल के आया है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या निकल के आया? 24/5% हमारा एसआई निकल के आया परसेंटेज में। क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन हमें बोल रहा है कितना रुपया मिला है। क्वेश्चन बोल रहा है हमें निकालना क्या है? मूलधन मुझे निकालना है। तो मूलधन मान लेते हैं कि मूलधन जो है, मूलधन मैंने मान लिया 100 है। मूलधन क्या मान लिया हमने? 100 है। तो ये बताओ मिश्र धन कितना हो जाएगा? हम आपको एक एक स्टेप करते हैं इसलिए थोड़ा सा लंबा हो रहा है। ये आपको इतना स्टेप नहीं करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बस समझते जाओ। क्या बोला है? ऐसा ही हमें इतना आया, मतलब हमें जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है? 24/5% मिला। हमने मान लिया मूलधन कितना है? 100 है। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 100 प्लस 24/5 हो जाएगा। तो ये कितना निकल के आ जाएगा? 524/5 निकल के आएगा। ये जो मिश्र धन बना वो कितना बना? 524/5 बना। 100 रुपया मूलधन था, आपने जमा किया 100 रुपया, ब्याज मिला आपको 24/5, तो हमने दोनों को प्लस कर दिया तो मिश्र धन बन गया। आया समझ में? इसको हम बोलते हैं मिश्र धन। जो मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो दोनों को प्लस कर दिया तो मिश्र धन कितना बना? ये बना। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितना मिला है, मतलब 7 अगस्त को कितना पैसा मिला है, मतलब यही मिश्र धन ही तो है। तो कितना मिला है? क्वेश्चन बोल रहा है कितना है कि 3144 है। कितना है? क्वेश्चन बोल रहा है 3144 है मिश्र धन। हम कह रहे हैं मिश्र धन कितना है? 524/5 है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है मूलधन। तो हमें निकालना है कि मूलधन उसने जमा कितना किया था। तो मूलधन हमने कितना माना था? 100, मतलब हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। क्लियर हुआ? किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे? 100 की वैल्यू निकालनी है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे काटो तो ये कितनी बार में कट जाएगा? 6 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा? इसको डिवाइड करेंगे ना तो ये 524 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 3144 आएगा। तो ये 6 का ऊपर पहुंच गया। अब ये 5 कहाँ पहुंचेगा? ऊपर पहुंच जाएगा। जैसे ही ऊपर पहुंचा तो कितना हो जाएगा? 5 6 का 30 और ये 200, तो कितना हो जाएगा? मूलधन कितना हो जाएगा उसका? 3000 रुपये हो जाएगा।
क्लियर है? अच्छा दोबारा समझो, जिसको नहीं आया समझ में, ज़्यादा इतना बड़ा है नहीं है, बस हमें क्या है एक एक स्टेप लिखा है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। देखो हमने क्या किया है कि बोला गया है कि 1 जनवरी 2012 को हमने पैसा जमा किया है अकाउंट में। क्लियर? चलो, तो 1 जनवरी की जिस दिन आपने पैसा जमा किया होगा उस दिन का आपको ब्याज नहीं मिलेगा। तो जनवरी के महीने में कितना दिन बचा? आप 31 का होता है, एक दिन आपका चला गया तो कितना बचा? 30 दिन। तो जनवरी का 30 दिन, फरवरी का आपको पूरे महीने का मिलेगा ब्याज, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये हमने दिन लिख लिए कितने दिन होते हैं। और अगस्त में हमने 7 लिखे, क्यों? क्योंकि हमें 7 अगस्त तक ही तो चाहिए। तो 7 अगस्त को आपको कितना रुपया मिला होगा? 7 अगस्त को आपको मिला है 3144 रुपये। ठीक है, हमने देखा कि टाइम मतलब इन दोनों के बीच का आपको ब्याज कितना मिलेगा, तो कितने दिन का ब्याज मिलेगा? 219 दिन का। हमने इनको सबको प्लस किया तो कितना आया? 219 दिन आए, 219 दिन आए हैं। ये 219 दिन है, हमें वर्ष में चेंज करना है। क्यों करना है? क्योंकि जब हमें ब्याज दिया हुआ है वार्षिक दिया हुआ है, तो वार्षिक दिया हुआ तो हमने 365 से डिवाइड कर दिया। अब 365 डिवाइड करते तो हमने 73 से काट दिया, तो ये कितनी बार में कट गया? ये 3 बार में कट गया, ये 5 बार में कट गया। तो जो वर्ष आया है, जो मतलब जो दिन थे वो वर्ष में अगर चेंज किया तो कितना आया? 3/5 आया। अब हमें निकालना है एसआई। तो एसआई मतलब हमें आर कितना दे रखा है? 8% दिया हुआ है, तो एसआई कितना निकल के आता है? 80% होता है। तो 8 इंटू कितना हो जाएगा? आर की जगह 8 लिख दिया। टाइम ने कितना निकाला है? ये टी है, तो ये टी कितना निकल गया? 3/5 निकला। टी मतलब टाइम। हमारा जो एसआई निकला वो एसआई कितना निकला? एसआई निकला 24/5। ये परसेंटेज में निकल गया। मान लेते हैं मूलधन 100 रुपये है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 100 प्लस ब्याज, तो दोनों का कितना हो जाएगा? 524/5 हो जाएगा, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे 500, और ये बीच में प्लस लगा तो 524/5 आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या? ये हमारा क्या आ गया? मिश्रधन निकल के आया। ये क्या निकल के आया? मिश्रधन। अब जब मिश्रधन निकल के आया तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें मिश्रधन कितना दिया हुआ है? 3144। हमारे हिसाब से कितना आया? ये दे रखा है। मिश्रधन बटे मिश्रधन का बना दिया जोड़ा, और इनटू हमें निकालना क्या था? मूलधन निकालना था, तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जैसे ये कटेगा तो कितना आ जाएगा? 3000 रुपये मूलधन निकल के आ जाएगा। क्लियर हुआ? और जिसको अगर नहीं आया समझे तो वीडियो को दोबारा आप देख सकते हो, क्योंकि हम 4 बार समझाएंगे, इससे अच्छा है कि आप वीडियो को 4 बार देख लो, वही मैं समझाऊंगा आपको 4 बार में भी। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिखा, पढ़ो इसको। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। मैं जो प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ ये आपको ना तो ज़्यादा हार्ड मिलेंगे और ज़्यादा ना ही सिंपल मिलेंगे। मैं अभी मॉडरेट लेके आया हूँ, क्योंकि अगर आपको मैं स्टार्टिंग में ही आपको हार्ड करवा दूँ ताकि आपका जो रिदम है वो रिदम बिगड़ जाएगा। देखो आप कोई भी चीज़ हो, कोई टॉपिक आपको कंप्लीट करना है ना, तो आप धीरे धीरे स्टेप बढ़ाओ। आप पहले सिंपल करो, फिर थोड़ा सा और मॉडरेट लेके आओ, फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ, धीरे धीरे मैं आपका लेवल बढ़ाऊंगा। क्लियर है? अब हार्ड करवा देंगे तो एग्जाम में हार्ड अकेला थोड़ी आता है। अगर आपको मैं हार्ड करवा दूँ सिंपल कौन करेगा? हार्ड आपको 5% क्वेश्चन में मिलेगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे 5% मिलेगा आपको बस, बाकी का 95% तो आपको लेके सिंपल ही आएगा, मॉडरेट आएगा। तो आपको हर प्रकार की तैयारी करनी है, सिंपल से नहीं होने वाला काम और हार्ड से काम नहीं होने वाला, आपको दोनों प्रकार के करना पड़ेगा। क्लियर? चलो तो ये वाला क्वेश्चन करो फटाफट से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करो। बोला गया है कि ए किसी काम को 24 दिन में, बी उसको 9 दिन में तथा सी उसे 12 दिन में कर सकता है। तो देखो कौन कौन कर रहा है? ए कर रहा है 24 दिन में, बी कर रहा है उसको, बी कर रहा है कितने दिन में? बी कर रहा है 9 दिन में, और सी उसको कितने दिन में कर रहा है? सी कर रहा है उसे 12 दिन में। ये हमें आ गया कि ये दोनों इतने दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। क्लियर? ये उनका क्या आ गया? टाइम पीरियड आ गया कि इतने दिन में समाप्त करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं? इनकी टोटल काम निकालो। टोटल काम निकलते हैं क्या? इनका एलसीएम निकलता है। क्या निकलता है? इसका टोटल काम निकालने के बाद एलसीएम निकल के आएगा। तो इनका एलसीएम कितना निकल के आएगा? 72। अब इनकी हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, मतलब इनकी क्षमता। तो क्षमता का अनुपात क्या होगा? ये 24 3 72 हो जाएगा, ये 9 8 72 हो जाएगा, और ये 12 6 72 हो जाएगा। ये इनका एफिशिएंसी, मतलब ए जो है वो एक दिन में कितने काम करेगा? 3 यूनिट काम करेगा। बी कितना करेगा? 8 यूनिट करेगा। सी कितना करेगा? 6 यूनिट काम करेगा। और टोटल काम है कितना? ये टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क कितना है? 72 काम करना है उसको। अगर ऐसे समझो कि ये है जो 72 ईंटें हैं, 72 ईंटें हैं, और 72 ईंटों को इन तीनों को उठाना है। और ए एक दिन में कितने ईंट उठाता है? 3 ईंट उठाता है। और बी कितना है उठाता है? 8। और सी जो उठाता है वो 6 ईंटें उठाता है। और टोटल ईंटें कितनी उठानी है? टोटल ईंटें कितनी है? 72 ईंटों को उठाना है। क्लियर? अब आगे पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोला गया? आगे क्वेश्चन में बोला गया है, परंतु उन्हें 3 दिन के बाद यह कार्य छोड़ना पड़ता है। मतलब बी और सी कार्य आरंभ करते हैं और उन्हें 3 दिन के बाद यह कार्य छोड़ना पड़ता है। देखो उन्होंने क्या किया कि बी और सी ने कार्य को प्रारंभ किया। ए अभी नहीं आया, आप ए, बी और सी ने काम को प्रारंभ कर दिया। तो एक दिन में बी और सी कितने ईंट उठाते हैं? 14 उठाते हैं, 14 उठाते हैं। तो 3 दिन के बाद बी और सी छोड़ के चले जाते हैं। तो 3 दिन का काम उसने कितना किया होगा? मतलब 3 दिन में इन्होंने, एक दिन में कितनी उठाते हैं दोनों मिलकर के? 14। तो 3 दिन में इन्होंने कितनी ईंटें उठाई होंगी? तो 3 दिन का वर्क निकालते हैं।
3 दिन का बी प्लस सी का बी प्लस सी ने कितना काम किया होगा, एक दिन में 14 करते हैं तो 3 दिन में कितना करेंगे, 42 काम कर लेंगे। तो एक दिन में इसने कितनी ईंटें उठा ली, 42 ईंटें उठा ली, 42 काम चला गया। अब बचा क्या, शेष कितना काम बचा, तो शेष काम कितना बचा, तो शेष काम कितना 72 था, जिसमें से 42 निकल गया, कितना 42 निकल गया, तो बचा कितना 30 काम बचा। कितना काम बचा, 30 काम बचा है। अब ये 30 काम कौन करेगा, बी और सी तो चले गए, अब कौन करेगा, ए करेगा। और जब ए करेगा तो ए एक दिन में कितना उठाता है, 3 काम उठाता है, मतलब 3 ईंटें उठाता है एक दिन में। तो ये 30 ईंटें कितने दिन में उठाएगा, तो कितने दिन में, तो ए का काम निकालना है, तो टोटल काम बचा कितना है, 30 बचा है, और ए एक दिन में कितना करता है, 3 करता है। तो ये इसको कितना दिन लगेगा शेष काम को करने में, 10 दिन उसको लग जाएंगे। आया समझ में। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, बहुत ही इजी। बस ये बोलते जाओ कि कौन कितने दिन छोड़ के चला गया, तो उतने दिन तक तो उसने काम किया होगा, तो उसको काम करवा दो। उसके बाद क्या है कि बाकी का बचा हुआ जो काम करेगा उसको करवा दो। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो करो नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ है, पढ़ो इसको, करो इसको। पिछले वाला अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो समझने वाला उसमें कुछ ऐसा है नहीं है, आप उसको दोबारा वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा क्लियर करके। ठीक है। चलो अगर मेरी स्पीड थोड़ी सी अगर ज़्यादा लग रही है तो आप वीडियो की स्पीड क्या है कम भी कर सकते हो, बताओ आपके हाथ में है। तेज़ करना है तो तेज़ कर लो, कम करना है कम कर लो, आपके हाथ में है वो तो। ठीक है। चलो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, पढ़ो इसको। बोला गया है ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, एक व्यापार आरंभ किया। प्रारंभ के दिनों में ए ने कुछ पूंजी लगाई और 6 माह बाद बी ने उसे दुगनी पूंजी लगाई और 8 माह बाद उसने सी ने 3 गुनी पूंजी लगाई। देखो यहाँ पर क्या है, ए बी सी है और तीनों लोगों ने एक व्यापार आरंभ किया है। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं लेके आऊँगा। लेकिन आपको थोड़ा पहले बता तो दूँ ऐसे क्वेश्चन करते कैसे हैं, तभी तो आपको बेस पहले कंप्लीट करूंगा, उसके बाद फिर ऊपर चलेंगे अपन। ठीक। देखो क्या बोला गया है कि ए बी सी ने एक व्यापार आरंभ किया है। किस किस ने किया है, ए ने किया है, बी ने किया है और सी ने किया है। तो ए बी सी ने तीनों ने व्यापार को आरंभ किया है और बोला गया है कि स्टार्टिंग में शुरुआत में ए ने कुछ पैसा लगाया। तो ए ने पैसा लगाया, कितना लगाया होगा, एक्स लगाया होगा। ठीक है। मान लेते हैं उसने कितना पैसा लगाया, एक्स पैसा लगाया। ठीक है। बी आया 6 महीने के बाद, बी आया 6 महीने के बाद और 6 महीने के बाद उसने कितना पैसा लगाया, दुगना पैसा लगाया ए से। तो ए ने एक्स लगाया था तो ये बी कितना लगाएगा, 2x लगाया, क्योंकि दुगना पैसा लगाया। पर उसके बाद 8 महीने के बाद सी आया और सी ने 3 गुना पैसा लगाया। तो सी ने कितना पैसा लगाया, उसने 3 गुना पैसा लगाया, तो मतलब 3x हो गया। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ, समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं। अच्छा अब एक बात बताओ मुझे, ए आया, बाकी को छोड़ो, बी ने कितने दिन के बाद आया, 6 महीने के बाद। तो उसका जो पैसा लगा वो 1 साल में, देखो उसको जो ब्याज मिला वो 1 साल के बाद ही मिला है। तो ए ने कितना पैसा लगाया, जो भी लगा होगा हमने x मान लिया। बी ने कितना पैसा लगाया, उससे 2 गुना लगाया तो हमने 2x मान लिया। सी ने कितना पैसा लगाया, 3 गुना लगाया तो 3x मान लिया। अब आते हैं इनके टाइम पीरियड की बात करते हैं। तो जो बी है वो बी कितने महीने के बाद आया, 6 महीने के बाद आया। तो 6 महीने के बाद आया तो इसका जो पैसा लगा वो पैसा कितने दिन लगा रहा होगा, कितने महीने लगा रहा होगा, 6 महीने के बाद आया और 1 साल में ब्याज मिलना है तो 6 महीने उसका पैसा लगा रहा होगा। तो उसका जो पैसा लगा वो 6 महीने के लिए लगा रहा होगा। आया समझ। सी आया, सी में आया 8 महीने के बाद, तो 1 साल में उसको कितना पैसा लगा रहा होगा, 4 महीने के लिए लगा रहा होगा। तो 4 महीने का लगा दिया मैंने। जो सी का लगा वो कितने महीने के लिए लगा रहा होगा, 4 महीने के लिए लगा होगा। ठीक है। अब बात करते हैं ए का, तो कोई बात ही नहीं हुई, ए ने तो स्टार्ट ही किया था और ए कभी छोड़ के भी नहीं गया। तो ए का पैसा कितने दिन लगा रहा होगा, पूरे के पूरे 12 महीने लगा होगा। आया समझ में कि नहीं आया। चलो अब इनका हम अनुपात निकाल लेते हैं। तो अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x से x कट गया। क्लियर। 12, 6 दूनी 12 और 4 दिया 12, तो 12 से सब कट गया। तो यहाँ पे क्या बना, अनुपात 1:1:1 बना। तो टोटल इनको जो लाभ मिला है वो 1:1 मिला है। तो टोटल लाभ कितना मिला है, 3 रुपये इनको लाभ मिला है, तीनों को। कितना रुपया मिला है, 3 रुपये। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कितना रुपये मिला है, क्वेश्चन कह रहा है कि 27,000 रुपये मिला है। तो क्वेश्चन कह रहा है 27,000 रुपये मिला है लाभ के रूप में, हम कह रहे हैं 3 रुपये मिला है। क्लियर। तो लाभ बटे लाभ का बना दिया जोड़ा। क्या बना दिया, लाभ बटे लाभ का जोड़ा बना दिया। हमसे पूछा गया है कि किसको क्या मिला है, हमसे पूछा गया है कि सी का भाग कितना होगा। तो सी का भाग है कितना, सी का भाग 1 है, तो 1 का पूछा है, तो सी का भाग पूछा था तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ए बी से पूछा तब, क्योंकि सबके बराबर मिले हैं। ठीक है। तो 3 को इसको काटो, कितनी बार में कट जाएगा, 9 बार में कट जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 9,000 आ जाएगा। तो सी को रुपये कितना मिला होगा, 9,000 रुपये मिला होगा।
तो सी को क्या, सभी को 9-9 हज़ार करके ही मिलेगा, क्योंकि सबको क्या है कि सबका जो रेशियो है वो 1:1:1 है, तो सबको भी 9-9 हज़ार रुपये करके मिला होगा। लेकिन हमें स्पेशली सी का पूछा, इसलिए सी का मैं निकाल लिया। क्लियर हुआ? आया समझ में? क्या बोला गया है कि इनने एक्स ने इतना लगाया, कितने कितने महीने के लिए इनका लगा होगा, तो वो कितने जितने महीने के बाद आया तो एक साल में कितना बचेगा, तो उसी उतने टाइम के लिए उसका पैसा लगा होगा। क्लियर है? बाकी का अनुपात निकाल लिया। क्वेश्चन कह रहा है 70,000 लाभ मिला, हमारे हिसाब से कितना लाभ मिला, 3 रुपये। तो दोनों का लाभ बटे लाभ का जोड़ा बना दिया, हमसे जिसका पूछा उसको मल्टीप्लाई कर दिया और खत्म बात। सीधा सा क्या आ गया, 9,000 वैल्यू आ गई। अगर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 3,000 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7,000 दे रखी है, तो आप 1 की वैल्यू निकाल सकते हो, वैसे ही आप कर लो, आपको जैसे करना है, जैसा सूटेबल लगे। क्लियर है? आप ऐसे अगर निकालना, अगर ये समझ में नहीं आता तो आप ऐसे कर लो कि 3 दे रखा है तो 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 27,000 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9,000 हो जाएगी। और हमें निकालना क्या था, 1 की ही वैल्यू निकाली, क्योंकि सी का कितना है, 1 है, तो 1 की वैल्यू निकाली, ये भी 9,000 आ जाएगा। कैसे भी आप निकाल सकते हो। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो करो नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ है, पढ़ो इसको। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप बताना मुझे कमेंट में, और ऐसी ये सीरीज़ को मैं रेगुलर करता रहूं और ये आते रहे, तो आप मुझे कमेंट में कर देना कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो फिर क्या के लिए ऐसी सीरीज़ में स्टार्ट करूँ, समझ में आ रहा? तो आप मुझे बता देना कमेंट करके कि ये सीरीज़ को अगर मैं कंटिन्यू रखूँ तो कंटिन्यू करता रहूँगा, और आपने बोला कि नहीं सर बंद कर दो, तो मैं आपके लिए बंद कर दूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपके टॉपिक में पूरा कंप्लीट पूरा उसमें ध्यान दूंगा। क्लियर? चलो देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ो। बोला गया है कि राघवन ने विक्रय मूल्य के 13/15 13/15 मूल्य पर एक स्कूटर खरीदा और विक्रय मूल्य से 12% अधिक पर उसे बेच दिया, 12% अधिक पर उसे बेच दिया। तो पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत उसका क्या होगा, उसके क्या बोला गया है कि लाभ प्रतिशत पूछा है। तो राघवन ने क्या किया है कि एसपी, हमें एसपी नहीं पता, तो मान लेते हैं कि उसका जो एसपी है, एसपी उसने जो उसका एसपी है, मान लिया है एसपी कितना है, 150 रुपये है। अच्छा अब बोलोगे सर आप एसपी हमेशा कभी 100 मानते हो, कभी 50 मानते हो, हमेशा तो आपने 100 माना है, आज आपने 150 क्यों माना? तो देखो हमने 150, आप 100 भी मानो, कब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो भी पॉइंट में आएगा। हमें पॉइंट से बचने के लिए हमने क्या किया है कि उसने क्या बोला, 3/5 का बोला। उसने जो लाभ बेचा वो विक्रय मूल्य का क्या है, 3/5 है। तो इसको जो नीचे वाली वैल्यू पकड़ लो, तो इससे क्या होगा, ये क्या है कि पॉइंटों से बचोगे आप। तो इसके कोई भी मल्टीपल में हमने ले लिया, तो इसका जो मल्टीपल है आप 50 से भी ले सकते हो, तब भी हो जाएगा। 5 का मल्टीपल में आप कोई भी चीज़ ले लो, तो इससे क्या, इससे ये होगा कि आपका जो मतलब जो पॉइंट, जो कैलकुलेशन है वो पॉइंटों में नहीं जाएगी, वो लास्ट में पॉइंटों में जाएगी आपकी। ठीक है? तो हमने मान लिया कि 150 जो माना क्या है, जो एसपी वो है, एसपी क्या हो जाएगा, एसपी क्या हो जाएगा, 150 मान लिया हमने। ठीक है ना? एसपी 150 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि उसने जो क्रय मूल्य, तो हमें मान लेते हैं उसका जो क्रय मूल्य है, उसने खरीदा क्या है, देखो मान लेते हैं जो सीपी है उसका, जो उसका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य उसने खरीदा कैसे है, उसने बोला कि जो एसपी का 3/5 मूल्य पर उसने खरीदा है। तो एसपी कितना है, 150 है, और कितने पर कर रहा है, एसपी का 3/5। तो एसपी का 3/5 का मतलब मल्टीप्लाई, तो किसी का कोई भाग निकालते तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 5 से कट जाएगा कितनी बार में, 30 बार में। 5 से कटेगा, 5 दिया 15, 30 बार में। तो एसपी कितना आ गया उसका, 90 रुपये, सीपी कितना आ गया, 90 रुपये। मतलब वो 90 रुपये में चीज़ खरीद के लेके आया, जो स्कूटर लेके आया था वो कितने में आया, 90 रुपये में खरीद के लेके आया। क्लियर? अच्छा अब उसने बेचा कब है, बेचा कब है उसने, तो बेचा बोला है उसने कि बेचा है उसने विक्रय मूल्य से 12% अधिक पर बेचा है। क्लियर है? विक्रय मूल्य पर उसने, अच्छा एक मिनट, ये 13/15 है, एक मिनट 13/15 है, 13/15 है, इसलिए मैंने 15 का कोई भी मल्टीपल ले लिया, 15 है, तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 10 बार में कटेगा। ठीक है? कितनी बार में कटेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 130 है। ठीक है? कितना है, 150 है, ये 15 है, अपन मैंने 5 मान लिया, 5 नहीं है 15 है। ठीक है? चलो तो हमने क्या 15 से 10 बार में कट गया, तो कितना आ गया, जो सीपी आया वो कितना आया, 130 आ गया। ठीक है? अब उसने बोला है कि जो उसने जो बेचा है, उस स्कूटर को बेचा है, वो स्कूटर को कितना बेचा है कि उसने बोला जो एसपी के 12% अधिक पर, मतलब 12% अधिक पर बेचा है। तो एसपी है कितना, 150 है, 12% अधिक पर बेचा है, मतलब 112 में बेचा होगा, और अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। क्लियर हुआ कि उसने बोला कि 12% अधिक पर बेचा, मतलब 12% अधिक मतलब 112 में बेचा होगा, और एसपी है कितना, एसपी से ही तो बेचा है ज़्यादा, तो एसपी कितना है, 150 है। अब निकालते हैं इसको, 1 0 से 0 कट गया। क्लियर? चलो 1 0 से 0 कट गया, यहाँ पे बचेगा 5 से काटो, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, 2 से इसको काट दो, तो 2 से 2 पंचे 10 और 2 छक 12, तो 56 से काटो इसको, 56 से 6 18 हो जाएगा, और 5 दिया 15 और 1
16 हो गया, मतलब कितना हो गया 168 हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं? कितना हो गया 168 हो गया। ठीक है, चलो अब एक बात बताओ, उसका जो सीपीयू खरीद के ले गया 130 में, बेचा उसने 168 में है, कितने का लाभ हुआ है ये बताओ मुझे, कितने का लाभ हुआ है? तो कितने का लाभ हुआ है उसको, कितने का हुआ है 38 का लाभ हुआ है उसको, कितने का हुआ 38 रुपए का उसको लाभ हुआ है, कितने का 38 रुपए का लाभ हुआ है। तो यही लाभ परसेंट हमसे पूछा है, तो लाभ परसेंट पूछेगा तो लाभ प्रतिशत हमसे पूछा है, लाभ प्रतिशत कितने का होगा 38 रुपए का लाभ हुआ है, किस पर होता है लाभ, हमेशा सीपी पर होता है और इंटू 100 होगा। क्लियर हुआ? क्या बोला गया 38 पे लाभ हुआ है 130/100 हो गया, एक जीरो से जीरो कट गया, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये बस इसको काट दो 3 से, तो 3 से कट जाएगा 3 दूनी 26, 13 दूनी 26 हो जाएगा, 13 दूनी 26 हो गया, बचा फिर उसके बाद 13 नंबर 117 हो गया, बचा 3/13, 29 सही 3/13% का उसको जो है लाभ हो जाएगा। कितना सिंपल सा था, हमने एसपी मान लिया 150, तो जो सीपी था वो एसपी का 13/15 था, तो 130 आ गया। उसने बोला कि जो उसने बेचा है वो एसपी से 12% अधिक पर बेचा, तो एसपी से 12% बताया 112 पे, तो ये निकाल के आ गया, लाभ आया इतना, तो उसने पूछा था लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट कितना हो गया 29 सही 3/13% हो गया। क्लियर है? कितना ईजी क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या होता है। करो इस क्वेश्चन को, क्या है, क्या दिखा हुआ क्वेश्चन, पढ़ो उसको करो इसको, क्या दिखा हुआ है क्वेश्चन में, पढ़ते हैं। बोला गया दो स्थान है ए तथा बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है, तो देखो जैसा बोलता जा रहा है वैसे हम करते जाएं। ए तथा बी के बीच की दूरी, ये ए है और ये बी हो गया, ठीक है। ए तथा बी के बीच की दूरी कितने दे रखा है 330 किलोमीटर दे रहे, कितना दिया हुआ है यहां से लेकर के यहां तक दिया हुआ 330 किलोमीटर, ठीक है। अब आगे देखो क्या बोला गया, आगे देखते हैं। एक रेलगाड़ी स्थान ए से प्रातः 8 बजे, स्थान ए से जाती है प्रातः 8 बजे ये जाती है, ठीक है, 8 बजे जा रही है स्थान ए से, ठीक है, 8 बजे जाती है 60 किलोमीटर पर आवर की गति से। कितना स्पीड इसकी कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी जो गति है वो ए से बी की ओर जो जा रही है वो इसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। आगे बोला गया है कि बी की ओर तथा एक अन्य रेलगाड़ी प्रातः 9 बजे स्थान बी से, तो यहां से ये जाती है 9 बजे, 9 बजे यहां से निकलती है, यहां से ये यहां से यहां की ओर जा रही है और ये यहां से यहां की ओर जाएगी 9 बजे। और इसकी गति कितनी है, इसकी गति दे रखी है, कितना दे रखा है 9 बजे बी स्थान ए की ओर जाती है 75 किलोमीटर पर आवर की गति से, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये जाती है किसकी तरफ, ए की तरफ। जैसा दे रखा वैसा हमने क्वेश्चन कर लिया, बहुत इजी होते हैं ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। उसने बोला कि उसके बाद की गति से चलती है, तो बताएं कि वो किस समय मिलेंगे, मतलब अब ये अब एक किस समय वो आपस में मिलेंगे। तो ऐसे में निकालते हैं सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड का एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है कि अगर दोनों एक ही समय से चलती हों, दोनों एक ही समय से चलती हो तो ही हम निकाल सकते हैं। लेकिन ये 8 बजे चली और ये 9 बजे चली, तो इनका हम समय बराबर बनाते हैं। या तो हम इसको पीछे ले जाए कि 1 घंटे में ये एक पीछे कितनी होगी, या फिर हम इसको 1 घंटे चला देते हैं। तो मान लेते हैं ए को हम बजाते हैं 8 बजे चली तो 9 बजे तक ये पहुंच गई होगी यहाँ, तो यहाँ पर इसको 9 बज गए, कितना बज गया इसको 9 बज गया, यहाँ पर 9 बज गए, तो यहाँ पर 9 बजे तक इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, क्योंकि 60 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही है, मतलब 1 घंटे में इसने 60 किलोमीटर चला होगा। तो यहाँ से यहाँ तक इसने 60 किलोमीटर इसने चल दिया। तो अब बचा कितना है, अब बचा कितना है, तो 270, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बची है, अब 270 किलोमीटर अब दोनों आपस में चलेंगे। कितना है 270 किलोमीटर। देखो 270 क्यों, क्योंकि 330 था टोटल, जिसमें से 60 किलोमीटर ये चल गया, अब बचा कितना 270 किलोमीटर बचा। क्लियर है? अभी 270 किलोमीटर, अब दोनों का देखो क्या हो गया, टाइमिंग सेम हो गया, ये भी 9 बज गया, ये भी 9 बज गया। अब ये 9 से यहाँ से स्टार्ट होगी, 9 से ये भी स्टार्ट होगी। क्लियर? अच्छा, अब ये 9 से 9 यहाँ से ये चला, तो दोनों आपस में अब कब मिलेंगे, तो अब लगा दो रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो हमें निकालना है समय, तो समय का फॉर्मूला होता क्या है, दूरी बटे चाल। दूरी बटे क्या होता है, चाल। तो अब देखो दूरी है कितनी, 270 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। और चाल, अब चाल का मतलब होता है कि दोनों आपस में एक तरफ आ रही हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो चालों का क्या होता है, जुड़ जाती हैं। दोनों जो चालें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। अगर विपरीत दिशा में जाती हैं तो चालें घटती हैं। तो दोनों आपस में आ रही हैं तो दोनों की चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो ये 75 किलोमीटर जा रही है और एक कितनी जा रही है 60 किलोमीटर, दोनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया।
क्लियर हुआ। अब दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 270 है और प्लस कर देंगे तो 135 हो जाएगा, और 135 आएगा, इसको 2 बार में कट जाएगा, मतलब इसको जो मिलेंगे वो 2 घंटे के बाद मिलेंगे। क्लियर हुआ, 2 घंटे के बाद। अब ऑप्शन में क्या दिया, ये कब मिली, देखो अब हमें यहाँ पर ये बोला गया है कि ये कब मिलेंगे। अब ऑप्शन में दे रखा है इतने सारे बजे दे रखे हैं। अब एक बात बताओ मुझे, अब ये 2 घंटे को हम प्लस किस में करेंगे, ये तो पता है 2 घंटे प्लस होंगे, लेकिन किस में होंगे, 6 बजे, मतलब ये 8 बजे में प्लस होंगे या 9 बजे में प्लस होंगे। जब ये आप ध्यान रखना कि ये 2 घंटे कब प्लस होंगे, जब ये दोनों एक साथ चलना स्टार्ट हुई हो। तो दोनों चलना स्टार्ट कब हुई थी, 9 बजे हुई थी, इसका मतलब 9 बजे में ये प्लस होंगे, 9 AM पे, क्योंकि सुबह का टाइम था। तो कितने बज रहे होंगे, 11 बजे होंगे, और वो भी कब, सुबह। तो 11 AM वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं करना होता है, बस यहाँ पे क्या है, चालों को प्लस कर दिया, क्यों, क्योंकि आपस में आ रही हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो चालें होंगी प्लस हो जाएंगी। क्लियर, बहुत ही इजी ऐसे क्वेश्चन होते हैं। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, पढ़ो इसको करो। अभी क्वेश्चन क्या है, थोड़े से आपको लग रहे होंगे सर क्वेश्चन बहुत हल्के हैं, हल्के क्वेश्चन ये क्वेश्चन अच्छे हैं, बस आपको क्या है कि जिसका टॉपिक कंप्लीट हो गया उसको सिंपल लग रहा है, लेकिन जिसका टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ उसको हम क्या करेंगे, एकदम से हार्ड नहीं बता सकते ना, हमारे लिए तो सब बराबर है। तो आप इसमें क्या है, इस जो सीरीज स्टार्ट हुई है आप इसमें लगातार लगे रहो, आपको सब प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। जो कमजोर बच्चा है वो भी ऊपर उठ के आएगा, और जो ऊपर उठे हुए हैं पहले से, तो उनका जो रिवीजन है पीछे का वो रिवीजन होता चला जाएगा। क्लियर, चलो क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को करो। इसको क्या दिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखो समझो। बोला गया है कि एक बस बिना रुके 90 किलोमीटर प्रति औसत की चाल से चलती है, और वह एक रुक कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। तो बताओ कि 1 घंटे में कितने मिनट विराम करती है। अब देखो बोला क्या है कि एक बस है, वो अगर लगातार चलती है तो स्पीड उसकी कितनी हो जाती है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अगर वो रुक के चलती है, तो रुक के अगर वो चली, मतलब स्टॉपेज जो आएंगे वो अगर रुक के चलती है, तो उसका जो टाइमिंग, उसकी जो स्पीड हो जाती है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। क्लियर, अब उसने ये पूछा है कि ये बताओ कि उसने जो रुका है वो कितने मिनट में रुका हुआ है। ठीक है, मतलब आपको विश्रांति समय निकालना है कि उसने विश्राम जो किया वो कितने समय के लिए विश्राम किया हुआ है। क्लियर, विश्रांति समय निकालना है। तो समझो, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप डायरेक्ट याद रखो कि प्रति घंटे विश्रांति काल, प्रति घंटे क्या निकालना है आपको, प्रति घंटे विश्रांति काल आपको निकालना है कि विश्रांति काल निकालना प्रति घंटे विश्रांति काल, विश्रांति काल निकालना है। तो आपको क्या है, इसका एक फॉर्मूला याद रख लो, बस फॉर्मूला सीधी सी बात है। बस क्या निकालना है आपको कि अगर विश्रांति काल दिया हुआ है तो आप क्या करो कि चालों का अंतर अपॉन वास्तविक चाल इनटू क्या आ जाएगा, समय। जो भी समय अंतराल होता है उसका, जो भी समय अंतराल होता है, तो समय का लिए हम अगर जैसे बोल रखा है तो घंटा, तो समय मत रखो, आप क्या कर दो 60 कर दो, वो भी मिनट में। हमने क्या किया है, ये 60 का मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि 60 का मल्टीप्लाई हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो समय आएगा वो घंटे में आएगा, तो घंटे में चेंज करने के लिए हमें मिनट में चेंज किया है, घंटे को चेंज किया हमने किस में, मिनट में, इसलिए 60 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखो चालों का अंतर, दोनों की चाल कितनी दे रखी है, एक 60 दे रखी है और एक 90 दे रखी है, तो 90 और 60 का अंतर, और अपन वास्तविक चाल इसकी कितनी है, 90 इंटू क्या कर दिया 60, बस इतनी सी बात है। क्या कर दिया, दोनों को कर दो 60/90, 30/90 और इंटू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्लियर, 30 से काटो 3 बार में कट जाएगा, और 3 से काट दो 20 बार में कट जाएगा। तो कितना समय वो अंतराल लगा उसको, 20 मिनट का अंतराल लगा। कितना लगा, 20 मिनट में ये इंतजार, वो उसका जो विश्राम है, विश्रांति काल कितना है, 20 मिनट का, मतलब 20 मिनट ये रुक के चलेंगे। क्लियर, बस आपको क्या करना है कि दोनों का अंतर ले लो, अपना वास्तविक चाल ले लो, इंटू 60 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें मिनट में चाहिए, अगर घंटे में चाहिए होता है तो फिर 60 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ो इसको, करो इसको। क्या बोला गया है, जातीय मान और स्थानीय मान का मल्टीप्लाई पूछा गया है कि क्या होता है। देखो नंबर क्या क्या दे रखा है, 37, 28, 45, 6, क्या दिखा हुआ है, 37, क्या दिखा हुआ है, 37, 28, 45, 6। आपका इसमें 7 का स्थानीय मान और जातीय मान का गुणनफल पूछा है, को गुणनफल क्या होगा। तो समझो, ये जो 7 है, इस 7 का पहले हम निकालते हैं स्थानीय मान, तो स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान क्या होगा इसका, 7 का 7 लिख दो, और उसके बाद कितने नंबर और हैं, तो 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर है तो 5 0 लगा, ये इसके क्या हो गया, स्थानीय मान हो गया। ठीक है, अगर मुझे निकालना हो जातीय मान, तो इसी 7 का जातीय मान क्या होगा, तो जातीय मान हमेशा
अंकीय मान ही होता है। तो अंकीय मान मतलब 7, समझ में आ रहा है? अंकीय मान, इसको जातीय मान को ही क्या बोला जाता है? अंकीय मान भी बोला जाता है, इसको अंकीय मान भी बोला जाता है, ठीक है? या अंकीय मान आ जाए या जातीय मान एक ही चीज है। तो उसका जातीय मान क्या है? 7 हो गया। अब दोनों का क्या पूछा है? गुणनफल पूछा है। तो दोनों का गुणनफल क्या रहेंगे? तो कितना आ जाएगा? 7 7 49, ठीक है? और कितने जीरो है? 5 जीरो, 1 2 3 4 5, यही इसका गुणनफल निकल के आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था ये, बताओ कितना आसान है। और फ्री के नंबर मिलते हैं ऐसे, और आते क्वेश्चन है जातीय मान, स्थानीय मान, अंकीय मान के, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करिए। चलो इस क्वेश्चन को करो, क्या है? योगफल निकालना है इस क्वेश्चन का, योगफल निकालो। इसको क्या दिया हुआ है योगफल में? करो इसको। कैसे करेंगे? बहुत बार आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे योगफल निकालने के लिए, बहुत बार आते हैं। करिए इसको, कैसे करते हैं करो फटाफट से। इसका क्या आंसर लगेगा? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? आपको इसके लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए इसका, कि वर्गों का योगफल क्या होता है। अगर बोला जाए कि प्राकृतिक संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा, नॉर्मली अगर हो जाए प्राकृतिक संख्याओं के, अगर लगातार प्राकृतिक संख्याएं तो उसका योग क्या होगा, लगातार सम संख्याएं उसका योग क्या होगा, उसके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है? चलो, और जिन्होंने हमसे ऑफलाइन बैच पढ़ा हुआ है तो उनको सब मैंने याद करवाया हुआ है, और वो लोग इस क्वेश्चन को देखना फटाक से निकाल देंगे। और आपको भी निकालना है, आप चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, मैं बिल्कुल बराबर तरीके से दोनों को बच्चों को देखता हूँ, चाहे ऑनलाइन का हो चाहे ऑफलाइन, बिल्कुल एक जैसा पढ़ाता हूँ मैं, कोई भी भेदभाव नहीं करता, मेरे लिए सब बराबर है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, मेरे लिए सब बराबर है। क्लियर? चलो देखो इसको कैसे करते हैं। क्वेश्चन में देखो, ये सब क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बच्चे कंफ्यूजन होते हैं इसमें क्या लगेगा। देखो पहले इसमें दो फॉर्मूले लगेंगे, आप कैसे लगेंगे समझो। बोला गया है कि 1 + 1, तो यहां पर तो 1 + 1 दिया हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 1, पहले तो 1 दिया हुआ है, फिर ब्रैकेट में दे रखा है 1 + 3, तो कितना हो जाएगा? वो 4 हो जाएगा। फिर उसको प्लस करेंगे तो 1 + 3 + 5 दे रखा है, तो 5 3 8 9 हो जाएगा। हमने ब्रैकेटों को प्लस किया है, केवल ब्रैकेटों को प्लस कर रहा हूं, ठीक है? उनको प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और डॉट 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 करके दे रखा है कि 1 + 3 + 5 + 9 डॉट 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 करके दे रखा है 99 का स्क्वायर। क्या दिया हुआ है? 99 का स्क्वायर। अब इसमें ये बताओ, जो लास्ट वाला ब्रैकेट है, लास्ट वाले ब्रैकेट में क्या लग रहा है? 1 + 3 + 9 प्लस, इस तरीके से दे रखा है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 डॉट डॉट करके 99। मतलब ये क्या है? ये है विषम संख्याओं का योग, लगातार विषम संख्याओं का योग। तो लगातार विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है? n²। कितना होता है? 199 तक दे रखा है, तो n²। तो ये बताओ 199 मतलब 200 तक, 200 तक कितनी विषम होंगी और कितनी सम होंगी? तो आधी सम होती हैं और आधी विषम होती हैं। तो n की वैल्यू उसमें कितनी हो जाएगी? n² हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 का स्क्वायर हो जाएगा। ये बताओ पहले 100 का स्क्वायर समझ में आया है कि नहीं आया है? पहले ये बताओ। आया? देखो दोबारा समझो, ये जो मैं आपको यहां समझा देता हूं, उसका वो चीज जो ब्रैकेट में दे रखी है वो क्या दे रखी है? 1 + 3 + 5 + 7 जो दे रखी है डॉट डॉट करके 199 दे रखी है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि इसका जो फॉर्मूला ये क्या है? ये विषम संख्या है लगातार, तो लगातार विषम संख्याओं का योग क्या होता है? n² होता है। अब n की वैल्यू कितनी होगी? तो ये बताओ 199 मतलब 200 तक, तो 200 तक कितनी सम होंगी, कितनी विषम होंगी? तो आधी सम होती हैं और आधी विषम होती हैं, ठीक है? जैसे आप देखो कि 10 तक आप देख लो, तो 10 तक कितनी सम होंगी? 5 सम होंगी और 5 विषम होंगी। ऐसे ही 200 तक कितनी सम होंगी? 100 सम होंगी और 100 विषम होंगी, ठीक है? तो ये क्या हो गया? तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 आ जाएगी। तो n की वैल्यू 100 तो मतलब 100 का स्क्वायर, n की वैल्यू 100 तो है 100 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे यहाँ पे 100 का स्क्वायर आया, तो पूरे ब्रैकेट का मतलब क्या होगा? 100 का स्क्वायर, ठीक, इसलिए यहाँ 100 स्क्वायर आया। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर पर डॉट डॉट करके आ गया 100 का स्क्वायर। क्या बना ये बना प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला क्या होता है? फटाफट से बताओ। इसका फॉर्मूला होता है n + 1 2n + 1 अपॉन 6 होता है। और n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी, क्योंकि लास्ट वैल्यू क्या दे रखी है? 100 दे रखी है, ठीक है? अब यहाँ पे n की वैल्यू रख दो फटाफट से, तो कितना हो जाएगा? 100 × 100 + 1 तो कितना? 101। कितना हो जाएगा? 101 इंटू ये कितना हो जाएगा? 100 × 200, 200 + 1 कितना? 201 अपॉन कितना हो जाएगा? 6। 2 से काटो इसको 50 बार में कट जाएगा, और 2 से काटो इसको 3 बार में कट जाएगा। 3 से इसको काटो, तो 3 से इसको काटो तो कितनी बार में जाएगा? ये 30 × 18 हो जाएगा। ये 6 इसका है।
वो कितना हो जाएगा, 30 अंक 18 होगा, 23 21 67, ठीक है ना। तो ये 50 का मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो 50 का मल्टीप्लाई, अब ये 67 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, इंटू 67 इंटू 67, 67 का 101 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 67 आएगा। आया समझ में कि नहीं, क्लियर। अब बस 50 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो 50 का मतलब 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 पना 35 हो गया, 5 का 30, 7 पना 35, कैरी लिया 30, 5 का 30, 3 33, कैरी लिया 3, 5 7 35, 3 38, हासुल 3 और 5 का 30, 3 33 और 1 0 आ गया, तो कितना आ जाएगा, 33 83 50 आ जाएगा। तो इसका ये क्या आएगा, 33 83 50 हो जाएगा। ऑप्शन भी मिल गया इसमें, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है और इसके लिए आपको पता होना चाहिए, क्लियर। चलो क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, पढ़ो इसको और करो इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। देखो क्या दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करो। क्या बोला गया है, किसी संख्या में 296 से भाग देने पर शेषफल 75 प्राप्त होता है, ठीक है, शेषफल 75 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 37 से भाग दिया जाए तो शेषफल प्राप्त कितना होगा, ठीक है। चलो पहले हम देखते हैं हमारे पास फॉर्मूला क्या है। आपको फॉर्मूला पता होगा कि भाज्य इक्वल टू क्या होता है, भाज्य इक्वल टू क्या होता है, भागफल इंटू भाजक और पिसल प्लस शेषफल, ये इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है, भाज्य इक्वल टू भागफल इंटू या भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला होता है। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है पहले समझो, क्या क्या दिया हुआ है। भाज हमें निकालना है, तो मतलब जो भाज किस में भाग दे रहे हैं पहले हम दो तो देखें। तो भाज मुझे निकालना है तो x मान लिया, भागफल मुझे कितना दिया हुआ है, भागफल है 296, कितना दिया हुआ है 296। भाजक कितना दिया हुआ है, तो भाजक नहीं है तो हमने इसको क्या मान लिया, बाई मान लिया, क्या मान लिया उसको, बाई मान लिया। और शेषफल कितना है, शेषफल कितना दिया हुआ है उसमें, शेषफल मुझे दिया हुआ है 75, तो शेषफल कितना हो जाता है, 75 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से निकालते हैं, तो यहाँ से क्या निकाला, यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 296 बाई 296 प्लस 75 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। हमने केवल वैल्यू पुट की, अभी कुछ नहीं किया हमने, क्लियर। अच्छा अब यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x की वैल्यू क्या निकल के आई, x की वैल्यू आ गई 296 बाई अपॉन 75 निकल के आ गई। तो जो भाज्य आया वो भाज्य यही तो आया हमारे पास में, जो भाज्य आया वो 296 बाई अपॉन प्लस आया। अब इसी को बोला गया है कि इसी नंबर को अगर हम किससे डिवाइड किया जाए, हमसे बोला गया कि 37 को अगर डिवाइड कर दिया जाए, तो 37 को अगर डिवाइड करते हैं तो कितना शेषफल आएगा, ये बोला गया हमसे, ठीक है। चलो तो हम देखते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करो, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, ये 8 बाई कट जाएगा, मतलब ये 37 को डिवाइड करो, दोनों को कर दो डिवाइड से, तो 37 इसको डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 8 बाई, मतलब 8 बार चला जाएगा ये, ठीक है, प्लस। अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा, 37 में अगर हमने इसको डिवाइड किया है तो कितनी बार जाएगा, कि 2 बार जाएगा, और 37 दूजा कितना होता है, 37 74, तो ये 2 बार तो चला जाएगा, और शेषफल कितना बचेगा, एक शेषफल बचेगा अपॉन 37, तो शेषफल कितना बचा, शेषफल कितना बचा, 1 बचा। तो इसी को तो पूछा गया, तो कितना शेषफल बचेगा, तो 1 शेषफल बचेगा। बस हमने क्या किया, 37 से डिवाइड किया तो पूरा पूरा चला गया। अब हमने 37 को 75 से डिवाइड किया तो 2 बार चला गया, शेषफल 1 बचा। तो यही शेषफल पूछा था कि 37 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, तो हमने 37 से भाग दिया दोनों में, तो यहाँ पे बचा एक शेषफल बचा, तो यही शेषफल हमसे पूछा था, क्लियर हुआ। तो कितना शेषफल आएगा, 1 शेषफल आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, पहले ही बताओ, एक बार दोबारा से देख लो इसको क्या दिखा हुआ है, आया समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं। चलो तो देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही आखिरी क्वेश्चन था हमारा। अब हमें आपको बता दो, एक क्लियर मैं आपको कर देता हूं कि जितने भी क्वेश्चंस आपको मैंने करवाए हैं ये सारे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। बस किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है नीचे और किसी क्वेश्चन में नहीं लिखा है, तो ये मत समझो कि क्वेश्चन फालतू का क्वेश्चन एक भी नहीं है वीडियो में आपके लिए। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते होगे, जब आप तैयारी कर रहे हो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने देखे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि किस लेवल का ये सीरीज चल रही है। हाँ बस क्या है कि क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा लेवल अभी अप नहीं किया, क्यों, क्योंकि अभी दूसरी सीरीज तो है, दूसरे नंबर की तो सीरीज है। पहला आपको मैंने करवा चुका हूं, दूसरी वाली ये रही है, तो अभी एकदम से मैं हार्ड लेके आ जाऊं तो आपके भी पल्ले नहीं पड़ेगा क्वेश्चन, और टॉपिक भी आपका कंप्लीट नहीं हुआ होगा। तो इससे क्या धीरे धीरे टॉपिक आपका कंप्लीट होता जाएगा और आपका भी लेवल धीरे धीरे मैं बढ़ाता चला जाऊंगा। क्लियर है। ऐसी अगर सीरीज अगर आपके पास 25 से 30 अगर सीरीज आ गई, आपका पूरा टॉपिक उंगलियों पे डांस करेगा। बस आप इसमें रेगुलर बने रहो, और अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करो, ताकि जिनका जो टॉपिक है वो कंप्लीट है तो उनको भी क्या है, ये प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा।
क्लियर है? बाकी के आप देख लो, अगर आपको अगर सही लगता है कि हाँ ये हमारी क्लास प्लेटफॉर्म ठीक है, तो आप अपने बच्चों अपने दोस्तों में इसको शेयर कर सकते हैं। क्लियर है? बाकी के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी के जो क्लासेस जो चल रही हैं रेगुलर चल रही हैं, उसमें आपको क्लास 9 बजे आपके पास मिल जाएगी, और ये भी क्लास आपको 9 बजे ही मिलती है। क्लियर? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।